नमस्कार, मैं आपका आशीष वाजपेयी एबी सर एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। हमने एनसीईआरटी मैपिंग स्टार्ट किया था, वन शॉट के अंदर टॉपिक लेने का जो प्रॉमिस हमारा है उसको स्टार्ट किया है और उसमें मैं आपके सामने एक चैप्टर लेकर आया, ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। हर साल इसमें से 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। अगर आप मेरे इस वन शॉट को पूरी तरीके से देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। एनसीईआरटी पूरी कवर कर रहा हूँ तो रेडी हो जाइए। और मेरा एक और मानना है कि आप इसमें स्पेशल पॉइंट्स को अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो और अच्छा याद भी हो जाएगा। तो हम साथ साथ शुरू करते हैं, वन शॉट में पूरा तैयार करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। फूड, और जो फूड हम लेते हैं उस फूड के अंदर मेजर कंपोनेंट, एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ फ्लो चार्ट में लेते हैं। मेजर कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, क्योंकि ये हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। इसके अलावा हमारे फूड में विटामिन और मिनरल्स होते हैं बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं बट ये रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल क्वान्टिटी के अंदर। ये हमारे पास मेजर कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है बिकॉज ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और रिक्वायर्ड स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स होंगे। ये पहले पॉइंट के अंदर आ जाएगा। एक बात बताता हूं मैं आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का मीनिंग एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन लेते हैं और वही है कि जो फूड हम लोग खाते हैं स्टूडेंट, वो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको उसकी सिंपल और एब्जॉर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। जी हाँ, जो भी हम खाते हैं वो हमारी सेल को रिक्वायर्ड नहीं है उस फॉर्म में, तो सेल के लिए उसको उसकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना वो डाइजेशन के नाम से बुलाया जाएगा। आज मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊं, होगा क्या। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले हम जो है किसी फूड का इंजेक्शन करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल में उस फूड को ले जाना, उसे इंजेक्शन बोला जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल उसको उसकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन से वो सब्सटेंस जाएगा यस ब्लड में, हमारे ब्लड में, एंड दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। दोबारा बोल रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन से एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन का ब्लड और लिम्फ में कूदना, ट्रांसफर होना, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद वहां से उसको ट्रांसफर किया जाएगा ब्लड के द्वारा जो बॉडी की सेल या टिश्यू तक, और फिर वहां उनका यूटिलाइजेशन होगा, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एक और स्टेप आया। और हाँ, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में, यस, एनस के थ्रू, दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो अगर मैं आज आपसे बोलूं कि पूरा स्टेप्स प्रोसीजर के इवेंट्स को पूरा एक फ्लो में जमाइए तो आप बोलना इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। डन। तो ये मैं आपके लिए एक स्टार लाया हूं और वो स्टार ये रहा। इसमें नीट पे एक क्वेश्चन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पूछा जा सकता है और उसको हमने तैयार कर लिया। सबसे पहले इंजेशन, फिर उसका एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। डन। एलिमेंट्री कैनाल यही करेगी डाइजेशन का काम। एक एक्टो एंडोडर्मल स्ट्रक्चर, नाम एलिमेंट्री कैनाल। हमारा अगला टॉपिक, हमने एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ कवर कर लिया। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के डाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है और ये मेजर कंपोनेंट है बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी। लेकिन विटामिन और मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, ये एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। आइए अगला, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और वह है एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करता हूं। एलिमेंट्री कैनाल, हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ और एनस के बीच में होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल माउथ और एनस के बीच में मौजूद होगी। एंटीरियर ओपनिंग माउथ होगा और पोस्टीरियर ओपनिंग वो एनस होगी। यह स्टार्ट, ये रहा एलिमेंट्री कैनाल की, ये स्टार आपके सामने आ गया। सुनिएगा, माउथ जो होता है, यह हमारा माउथ वो बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होगा, ठीक है, बक्कल कैविटी में। दिस वन, माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। बक्कल कैविटी की रूफ को पैलेट कहते हैं। बक्कल कैविटी के फ्लोर पर टंग होती है। श्योर, एक बार और, पैलेट, सलाइवरी ग्लैंड, टंग और टीथ, ये 4 चीजें आपको बक्कल कैविटी में मिलेगी, ओरल कैविटी में मिलेगी। जी हाँ, माउथ आपका बक्कल कैविटी में खुलेगा, ध्यान से सुने। और बक्कल कैविटी फेरिंग्स और फेरिंग्स ईसोफेगस में और ईसोफेगस स्टमक में। तो एलिमेंट्री कैनाल का एक सीक्वेंस बना हुआ है।
आपको मैं वो पढ़ा देता हूं, पर उससे पहले बक्कल कैविटी में पैलेट, फ्लोर पे टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड। आइए देखिए, बक्कल कैविटी में पैलेट, सलाइवरी ग्लैंड्स, टीथ एंड टंग ये प्रेजेंट होंगे। ये आ गया हमारे पॉइंट। सबसे पहले अब मैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूं, मेरे साथ याद करते चलना सलाइवरी ग्लैंड। यहां से टॉपिक स्टार्ट है अब। जी हां, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड मौजूद है ह्यूमन में। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवरी ग्लैंड हमेशा बक्कल कैविटी के आसपास या बाहर होती है, बट ओपन ऑलवेज इनटू बक्कल कैविटी, बट बक्कल कैविटी में खुलती है। सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी में ओपन होती है। सलाइवरी ग्लैंड के पास खुद की डक्ट्स होती है, सो दे आर कॉल्ड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जी हां, एक्सोक्राइन होती है सलाइवरी ग्लैंड नेचर में। एक बार और बताने दो। पहला पॉइंट, सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स होती है ह्यूमन में। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी बट ओपन इनटू बक्कल कैविटी। ये एनसीईआरटी की लाइन आपको अच्छी तरह तैयार हो गई। अब ये स्टेटमेंट बनकर आने के चांस है। हमारे मुंह में सलाइवा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आती है। सलाइवा को बाहर निकालता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और सलाइवा बंद होती है, इनहिबिटेड होती है, वो होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। आखिर कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स है, जरा यहां पूरा रिवाइज करते हैं। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड और सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड हमारे ईयर के नीचे या चीक्स में लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड। डन। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड हमारे यहाँ लार्जेस्ट इस जगह पे और चीक्स में होती है। उसके बाद सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड सबसे छोटी है, जो हमारी जीभ के नीचे होती है, बिलो द टंग। और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ऑल्सो कॉल्ड सब मैंडिबुलर, वो सलाइवरी ग्लैंड आपके अपर और लोअर जॉ के जंक्शन में, यानी लोअर जॉ में साइड पर होती है। तो 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड इन द चीक्स, सब मैक्सिलरी ऑल्सो कॉल्ड सब मैंडिबुलर इन लोअर जॉ और सबलिंगुअल इन बिलो द टंग। ये आपके पास एनसीईआरटी की लाइन जो आपको पता होनी चाहिए। आइए सलाइवरी ग्लैंड को मैं एक टेबल में तैयार कराता हूं आपको। सबसे पहले का नाम पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है। डन। ये लार्जेस्ट होती है। डन। ये चीक्स में होती है। एनसीईआरटी में यही है। सलाइवरी ग्लैंड की खुद की डक्ट्स है, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको एक्सोक्राइन बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट, तो आइए पैरोटिड की डक्ट का नाम स्टिनसन डक्ट होता है। ये डन हो गया हमारे पास। उसके बाद आती है सबलिंगुअल, ऑल्सो कॉल्ड स्मॉलेस्ट, और ये बिलो द टंग है। और इसकी डक्ट जो निकलती है, छोटी छोटी डक्ट्स, उन्हें डक्ट्स ऑफ रिविनस बोला जाता है। ये आपके सामने एक और नाम आ गया। तीसरी वाली सब मैक्सिलरी, ऑल्सो कॉल्ड सब मैंडिबुलर, और ये लोअर जॉ में मौजूद होती है। और इससे निकलने वाली डक्ट को वाटन्स डक्ट के नाम से बुलाया जाता है। तो मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में नॉलेज दी। एक और बात बताऊं आपको, मैक्सिमम सलाइवा सब मैक्सिलरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। जी हां, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड मैक्सिमम सलाइवा सीक्रेट करती है। सलाइवा हमारा फर्स्ट डाइजेस्टिव जूस है, और ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में भी। जी हां, अब एक बार रिवीजन सलाइवरी ग्लैंड पर नीट के स्टार। पहला, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होती है। दूसरा, सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के बाहर होगी, बट बक्कल कैविटी में ओपन होती है। तीसरा नाम पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी। चौथा, पैरोटिड की लोकेशन चीक्स में, सबलिंगुअल की टंग के नीचे, सब मैक्सिलरी की यस लोअर जॉ में, और लास्ट सबसे ज्यादा सलाइवा सब मैक्सिलरी सीक्रेट करेगी। डन। मैंने पहला टॉपिक आपको सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा दिया, मुझे लगता है याद हुआ। डन। जरा देखना इधर एनसीईआरटी के इस डायग्राम को। ये माउथ है, माउथ इस तरीके से ओरल कैविटी में ओपन होगा। ओरल कैविटी में आपको पहले पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड मिलेगी, कान के नीचे और गालों के अंदर। उसके बाद सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड आपको मिलेगी। जी हाँ, कहाँ पर? आपको लोअर जॉ में मिलेगी। श्योर। अब आएगा स्टूडेंट हमारे पास टंग। हमारे बक्कल कैविटी में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है टंग, फ्रीली मूवेबल स्ट्रक्चर है। टंग एक पतली मेम्ब्रेन से नीचे जुड़ रही होती है फ्लोर से, और उस पतली मेम्ब्रेन का नाम फ्रेनुलम लिंग्वी होता है। जी हाँ, ये नाम होता है उसका जिससे वो जुड़ी होती है, फ्रेनुलम लिंग्वी। स्टूडेंट ये लीजिए, तो आपके सामने मैं एक दोबारा जोरदार चीज लेकर आ रहा हूं। फ्रेनुलम लिंग्वी, व्हाट इज दिस? दिस इज अ मेम्ब्रेन जिससे आपकी टंग आपके फ्लोर से, बक्कल कैविटी के फ्लोर से जुड़ रही होती है। टंग की अपर सरफेस पर, फ्री सरफेस पर
टेस्ट बड्स होते हैं। जी हाँ, पहले तो होते हैं स्टूडेंट पेपिला, और उन पेपिला में टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। टंग पर 4 टाइप्स के पेपिला मौजूद होते हैं, याद होनी चाहिए आपको। फंजीफॉर्म पेपिला, फॉलिएट पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला, सर्कमवेलेट पेपिला। तो टंग पर जी हाँ पेपिला मौजूद होते हैं, पेपिला में टेस्ट बड्स मौजूद होती है। टंग से रिलेटेड बात आइए, ये देखिए, टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द ओरल कैविटी बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्रेनुलम लिंग्वी। एनसीईआरटी की लाइन आपके लिए तैयार। अपर सरफेस ऑफ टंग हैज a small projection called papilla, some of which bear taste buds। मुझे तो लग रहा है याद हो गया। डन। चलिए एक बार और, टंग टॉपिक भी कंप्लीट। हमने सलाइवरी ग्लैंड भी पढ़ लिया, हमने टंग टॉपिक भी पढ़ लिया, याद। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नाम रखेंगे टीथ। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक टीथ। मैं इस पर बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा और उसके बाद आप अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं किस किस को बातों को। पहला पॉइंट, हमारे टीथ जो होते हैं स्टूडेंट, वो ओरिजिन में एक्टोमीजोडर्म से बनते हैं। यस, टीथ को बनाने वाली सेल्स का नाम ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होता है। सबसे पहले मैं आपको मैमल्स के टीथ के कैरेक्टर बताता हूं। पहला कैरेक्टर होता है थीकोडोंट। अगर कोई दांत जबड़े की हड्डी में जाके फिट होता है, बोनी सॉकेट में जाकर फिट होता है, तो उसे थीकोडोंट टीथ कहा जाता है, जो मैमल्स का कैरेक्टर है। इसके अलावा क्रोकोडाइल में भी मिलता है। तो थीकोडोंट टीथ। दूसरा कैरेक्टर हमारे मैमल्स के टीथ का डाइफाइडोंट। अगर दांत लाइफ में 2 बार आए तो उसे डाइफाइडोंट, 1 बार आए तो मोनोफाइडोंट, और बार बार आए तो उन्हें पॉलीफाइडोंट कहा जाता है। हमारे दांत लाइफ में 2 बार आते हैं। शुरू में जो दांत आते हैं उन्हें मिल्की टीथ, दूध के दांत कहा जाता है। इन्हें टेम्परेरी टीथ भी कहा जाएगा। और ये आएंगे, जब ये टूट जाएंगे तो इनकी जगह परमानेंट टीथ आते हैं। हमारे टेम्परेरी टीथ यानी मिल्की टीथ 20 होते हैं नंबर में, 20, और उसकी जगह टूटकर जो परमानेंट टीथ आएंगे वो 32 आते हैं, 32। जी हाँ, इसका मतलब एक बात निकल कर आई, हमारे में वैसे तो दांत डाइफाइडोंट है, बट 12 टीथ, 12 दांत मोनोफाइडोंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब 20 आए थे तो उसको टूटकर 32 आए, तो 12 टीथ आर मोनोफाइडोंट। हमारा अगला कैरेक्टर दांत का हेट्रोडोंट। अगर दांत स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफर हैं तो उन्हें हेट्रोडोंट कहते हैं। जी हाँ, तो हमारे दांत 4 वैरायटी के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 वैरायटी के। आपने कहा पहला पॉइंट इंसिजर। यस स्टूडेंट, इंसिजर वो दांत होता है जो कटिंग के लिए दिया जाता है। जी हाँ, ये सामने के जो दांत होते हैं उन्हें कटिंग के लिए, यानी कि इंसिजर। कैनाइन सेकंड नंबर का दांत, ये टीयरिंग ऑफ फ्लैश, मांस को चीरने फाड़ने के लिए ज्यादा डेवलप है, इसलिए कार्निवोरस में बहुत ज्यादा डेवलप होता है। उसके बाद प्रीमोलर और मोलर, ये 2 दांत और हैं, ये च्यूइंग और मैस्टिकेशन के लिए है। यह इस जगह पे चबाने के लिए, ये च्यूइंग और मैस्टिकेशन के लिए मिलेंगे। तो 4 वैरायटी के दांत हमारे में मिलेंगे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सो आई हैव हेट्रोडोंट टीथ। सारे दांत एक जैसे होते तो होमोडोंट कहलाता। तो मुझे सपोर्ट करो आप लोग फटाफट। या मैमेलियन टीथ आर, एनसीईआरटी की लाइन, आई हैव अ क्वेश्चन, थीकोडोंट, डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट। रिवीजन करो, थीकोडोंट, डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट। आइए स्टार्ट। कैरेक्टर्स ऑफ मैमेलियन टीथ, थीकोडोंट, डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट। हमारा पहला स्टार कंप्लीट हुआ। ये मैंने आपको बताया। अ सेट ऑफ टेम्परेरी टीथ, डेसिडुअस टीथ, टोटल नंबर 20, सेट ऑफ परमानेंट टीथ, टोटल नंबर 32। इधर आइए, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन के बेस पे 4 टाइप्स के दांत मैंने पढ़ाया आपको, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मुझे तो लग रहा डन। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, डन। ये 4, ये एक और हो गए। अब सुनना मेरी बात, हमारे में 12 दांत मोनोफाइडोंट, डन। अब आपसे पूछे जाए कि कौन से दांत आपके मोनोफाइडोंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद ध्यान से सुनना, ऑल प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर टीथ आर मोनोफाइडोंट। रिवीजन करो, ऑल प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर टीथ आर मोनोफाइडोंट, यानी हमारे में प्रीमोलर सारे और लास्ट वाला मोलर दांत वो एक बार ही आता लाइफ में। इसलिए आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर कोई आपसे पूछे बच्चे में कौन से दांत नहीं होते, तो जवाब देना प्रीमोलर। विच टीथ एब्सेंट इन चाइल्ड, आंसर प्रीमोलर। यह क्वेश्चन और आपके लिए तैयार हो गया, ध्यान रखना। लास्ट वाले मोलर टूथ को विजडम टूथ के नाम से पुकारा जाता है, तो
तो विजडम टूथ हमारे पास एक और चीज आ गया या, और उसके टोटल नंबर 4 हो गए। ये लीजिए, डन। आओ आओ एनसीईआरटी का अगला टॉपिक डेंटल फॉर्मूला। तो ध्यान से हमारा डेंटल फॉर्मूला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंटल फॉर्मूला? जो टूथ होते हैं वो उसका एक चैम्बर, एक सॉकेट दिखाया जाता है डेंटल फॉर्मूले में। जी हां, एक तरफ का पोर्शन, बस हाफ जॉ। डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट हाफ जॉ, इसलिए उसको लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आइए, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123 है। जी हां, इससे आप मुझे एक बात बताऊं, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। डन। अब इधर आओ, 2123 अपॉन 2123 बोलू डन। यस, स्टार्ट। यह हमारा फॉर्मूला है। इससे आपको मैं बताऊं एक बात, आज के बाद कोई आपसे कहे आप में प्रीमोलर कितने हैं, आप में मोलर कितने हैं, इन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये डेंटल फॉर्मूला याद रख लो। डेंटल फॉर्मूला है 2123 अपॉन 2123। डन। अब सुनो आप, ये जो है तो दिस इज इंसीजर, अपर जॉ में इंसीजर है, बट मल्टीप्लाई आपको मन में करना है ये। यस, यानी 2 और 2, यानी टोटल इंसीजर अगर आप में कोई पूछे तो 4 ऊपर 4 नीचे 8। जी हां, अगर कोई मुझसे बोले मेरे में कैनाइन टोटल तो 4, प्रीमोलर टोटल 8, मोलर बोले तो शायद 12। क्लियर? समझ गए आप? 2123 अपन 2123 से। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे बच्चे का भी डेंटल फॉर्मूला चाहिए, तो आप बोलना बच्चे में प्रीमोलर हटा दो। मैंने कहा हाँ, और लास्ट वाला मोलर भी कम कर दो, तो बच्चे में ये वाला चीज हटा दो और लास्ट वाला ये भी कम कर दो, तो 2102 ये आ गया साहब। क्लियर? एक बार और, तो हमारे पास टीथ पर नीट के स्टार एनसीईआरटी जिनको कह रही है वो ये रहे, कैरेक्टर्स ऑफ मैमेलियन टीथ, थीकोडोंट, डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट। अगला डेंटल फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123। अगला मोनोफाइडोंट टीथ कितने? 12। अगला कौन सा दांत मोनोफाइडोंट है? ऑल प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। अगला कौन सा दांत बच्चे में नहीं है? कौन सा दांत बच्चे में नहीं है? प्रीमोलर। यस, बिल्कुल सही कहा। हमारे ऊपर के दांत मैक्सिला बोन पे, नीचे के दांत मैंडिबल बोन पे रखें। हमारे दांत का मेन पार्ट डेंटाइन है। जी हां, और हमारे दांत में ये ऊपर वाले पोर्शन में जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है उसे इनामल कहते हैं। इनामल हार्डेस्ट सब्सटेंस है एनिमल किंगडम का। इनामल में 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। डन। याद? तो हमने टीथ पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ी, हाँ जी, टीथ पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ी, टंग पढ़ी। हमने ओरल कैविटी को कंप्लीट कर दिया है। मुझे ऐसा लगा यहां तक क्लियर है। जब स्टार्ट, अब ओरल कैविटी फेरिंग्स में आएगी, और फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। जी हाँ, फेरिंग्स में आपका फूड और एयर क्रॉस करता है एक दूसरे को, और आप फेरिंग्स खुलेगी ईसोफेगस में। जरा स्टार्ट, ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व एज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। एनसीईआरटी की लाइन याद रखना आज के बाद। और आप ईसोफेगस और ट्रेकिया, 2 पाइप होते हैं जो फेरिंग्स में खुलेंगे। अब एक बात सुनना, ये ट्रेकिया होता है, ये पीछे ईसोफेगस होती है, और ये ट्रेकिया के ऊपर एपिग्लॉटिस होती है। एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज का बना फ्लैप है जो फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। एपिग्लॉटिस कार्टिलेजिनियस फ्लैप है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है जो फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकेगा। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। नीट में है वो क्वेश्चन है, कर लेंगे अब आप आराम से। डन। आगे बढ़ो। अब बारी आती है ईसोफेगस की। ये स्टार्ट। देखो इधर, ईसोफेगस, ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होती है, और वो हमारे नेक रीजन और थोरेसिक रीजन से होती हुई स्टमक नाम के हमारे नेक्स्ट पार्ट में खुलती है। ईसोफेगस, ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है। ईसोफेगस में ओनली म्यूकस ग्लैंड होती है। एक ट्यूब होती है जो नेक थोरेसिक रीजन को क्रॉस करती हुई स्टमक में ओपन होती है। ये लीजिए, यस, दिस इज ईसोफेगस। ये इसके बारे में, ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं, ओनली म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मुझे लग रहा है क्लियर। अभी तक एलिमेंट्री कैनाल का पाथ अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे लग रहा है डन। पहला माउथ, फिर ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसका नाम है स्टमक। मैं मानूं यहां तक क्लियर है? स्टमक बिल्कुल। चलिए
स्टमक के बारे में बात करते हैं ध्यान से। मैं आपको पहले स्टमक और इसकी पूरी जानकारी, ये स्टमक एनसीईआरटी का डायग्राम, हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की मैपिंग करनी है, हमें केवल तैयार करना है। आपने अपने नोट्स में स्पेशल पॉइंट लिख लिए होंगे। पहला पॉइंट कैरेक्टर्स ऑफ मैमेलियन टीथ, दूसरा पॉइंट डेंटल फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123, तीसरा पॉइंट फेरिंग्स कॉमन पैसेज फूड एंड एयर, अगला पॉइंट 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड। कर लिए? अब आओ स्टमक को पढ़ते हैं। स्टमक ये रहा साहब हमारा, और ईसोफेगस आपके स्टमक में खुलेगी। जे शेप स्ट्रक्चर है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्टमक रखा हुआ है, और वो भी लेफ्ट साइड पे। एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट पोर्शन पर स्टमक रखा हुआ है, या और ईसोफेगस इसी में खुलती है। ये जे शेप होगा, ये वाइडेस्ट पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट स्टमक है, ये लीजिए। या ईसोफेगस जब स्टमक में खुलती है ना स्टूडेंट, ध्यान से जवाब देना बिल्कुल। ईसोफेगस जब स्टमक में खुलेगी ना, तो इनके बीच में यहां एक स्फिंक्टर मौजूद है, दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन लेकर आया हूं मैं, ध्यान से सुनना। यस, तो ईसोफेगस ओपन इनटू स्टमक थ्रू गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, और इसी तरीके से स्टमक डिओडिनम में खुलेगा, तो डिओडिनम और स्टमक के बीच में भी एक स्फिंक्टर मौजूद होगा, एंड दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये 2 पॉइंट आज आप याद रखो। पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्टमक के सारे स्टार बोल रहा हूं। स्टमक वाइडेस्ट पार्ट है, स्टमक में खाना 4 से 5 घंटे तक रुकता है, स्टमक जे शेप होता है, स्टमक में सबसे ज्यादा मूवमेंट मिलेगा पेरिस्टाल्सिस, मैक्सिमम मूवमेंट, मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस स्टमक में मिलेगा। स्टमक और ईसोफेगस और स्टमक के बीच गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है, स्टमक और डिओडिनम के बीच पाइलोरिक स्फिंक्टर है। एग्री? अगला ध्यान से सुनना। या स्टमक के 4 पार्ट होते हैं स्टूडेंट, जो मैं बताना चाहता हूं आपको। पहले पार्ट का नाम फंडस है, ये रहा, ये ऊपर का एलिवेटेड पोर्शन होता है, बीच का पोर्शन ये बॉडी है बड़ा, या ईसोफेगस जिस पोर्शन में खुलती है उस छोटे से पोर्शन को कार्डियक बोला जाता है, और लास्ट का नैरो पोर्शन पाइलोरिक कहलाएगा। एक स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। पाइलोरिक डिओडिनम में खुलेगा, ईसोफेगस कार्डियक पार्ट में खुलेगी, मेन पार्ट बॉडी होता है। स्टमक हाँ जी डन। आओ स्टमक के कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं, सबका ध्यान। जे शेप, यस, वाइडेस्ट पार्ट, डन। स्टोर फूड 4 to 5 hours, डन। मैकेनिकल और केमिकल बोथ डाइजेशन अकर, डन। अ मस्कुलर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। अभी पढ़ाया, ईसोफेगस ओपन इनटू स्टमक थ्रू गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। अगला, स्टमक ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडिनम, डन। इनके बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, डन। क्या बात है यार, एक बार। अब अगला स्टमक के पार्ट कर लेते हैं। Stomach is located in the upper left portion of the abdominal cavity. Done. Stomach has 4 major parts: cardiac portion, fundic region, body portion और pyloric portion. Clear? ये भी एंग्जाइटी की लाइन याद? स्टार्ट आराम से, जो भी हो सकता है। हमने स्टमक लिखा, हम स्टमक का रिवीजन कर रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल जे शेप पहला स्टार, वाइडेस्ट पार्ट दूसरा स्टार, 4 पोर्शन तीसरा स्टार, 4 पोर्शन के नाम कार्डियक, पाइलोरिक, बॉडी, फंडस। स्टमक में खाना 4 से 5 घंटे तक रुकेगा। श्योर, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, और वह गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करने का काम करती है। यानी स्टमक में 2nd नंबर का डाइजेस्टिव जूस आएगा, गैस्ट्रिक जूस। एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव जूस आएंगे। पहला आया था सलाइवा, ये बक्कल कैविटी में आया।
अब आया गैस्ट्रिक जूस, ये स्टमक में आया, एग्री। अब आगे और अब आ जा स्टार्ट। गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलेगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड में सेल्स होती है। आखिर कौन कौन सी सेल्स करेगी रिवीजन। अब स्टार्ट। पहले देखेंगे इधर गॉबलेट सेल और म्यूकस सेल होती है, ये लीजिए। और ये म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है। पूरे स्टमक की इनर सरफेस पर म्यूकस की लाइनिंग होती है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं ना, वो स्टमक को बचाते हैं HCl से। जी, पूरे स्टमक में अंदर म्यूकस की एक अच्छी लेयर होती है और वो सीक्रेट करती है म्यूकस और गॉबलेट सेल। सेकंड नंबर की सेल ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल। और ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल HCl सीक्रेट करती है, ऑल्सो कॉल्ड CIF, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl के साथ CIF भी डालने का काम करती है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर CIF क्या होता है, NCERT ने ध्यान से सुनना। हमारे खाने में जो विटामिन B12 आएगा ना, विटामिन B12 साइनेकोबाल्मिन जिसे कहा जाता है, वो विटामिन B12 खाने में है। उसका एब्जॉर्प्शन जब होगा जब CIF प्रेजेंट होगा। CIF विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और विटामिन B12 RBC के मैचुरेशन में मदद करता है। तो ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है HCl तथा CIF, HCl एंड CIF। और HCl स्टमक में होगा गैस्ट्रिक जूस में, जो उसकी एसिडिक pH करता है। यस, और CIF वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है और विटामिन B12 RBC के मैचुरेशन में हेल्प करता है। डन। कहाँ भाई, सही है मामला। और अगला तो ऑक्जेंटिक सेल, तुम्हारा सिग्निफिकेंट रोल यह है। आज अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑक्जेंटिक सेल काम नहीं कर रही है तो आप कह देना फिर HCl नहीं आएगा। बिल्कुल, अगर HCl नहीं आएगा तो गैस्ट्रिक जूस की pH जो होगी वो एसिडिक नहीं रहेगी फिर। यस, एक और बात, सेल नंबर थर्ड और उसका नाम है चीफ सेल, ऑल्सो कॉल्ड जाइमोजन सेल। और ये एंजाइम सीक्रेट करने का काम करती है। गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। यस, एक्टिव हो गए, बिल्कुल बढ़िया। तैयार करना है शॉर्ट में रिवीजन करके पूरा चैप्टर कंप्लीट। जी हाँ, बिल्कुल मेरी तरह साथ बोल बोल के याद। एक बार और, गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम होंगे, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। यह आया हुआ क्वेश्चन नीट का, गैस्ट्रिक जूस कंसेंट। तो ये स्टार्ट, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, 3 एंजाइम मिलेंगे स्टूडेंट। और ये रहा विटामिन। तो एक बार और, कौन सी सेल्स क्या करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड में? मेनली 3 सेल्स, म्यूकस सेल, सीक्रेट म्यूकस, ऑक्जेंटिक सेल, ऑल्सो कॉल्ड पैराइटल सेल, सीक्रेट HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। उसके बाद जाइमोजन सेल, ऑल्सो कॉल्ड चीफ सेल, सीक्रेट एंजाइम। गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। याद, CIF is essential for absorption of vitamin B12 and vitamin B12 is essential for maturation of RBC। स्टमक पढ़ाया मैंने आपको, कोशिश करिए पूरा स्टमक बढ़िया याद करवाने की। और स्टमक अब कंटिन्यू होगा इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? इसकी लेंथ कम है? नहीं, डायमीटर कम, लेंथ ज्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन वाला पाइप बड़ा है, मींस उसका डायमीटर ज्यादा है। जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डियोडिनम, जिजेनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। यानी टोटल इंटेस्टाइन में 6 पार्ट आएंगे। यानी यस, और रेक्टम NS के थ्रू बाहर खुलेगा। यानी अगर पूरी एलिमेंट्री कैनाल को हम रिवाइज करें तो पहले 1 मिनट इस इंटेस्टाइन को रिवीजन करो। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ मोर, डायमीटर लेस। इसमें 3 पार्ट, डियोडिनम, जिजिनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में लेंथ लेस, डायमीटर मोर, सीकम, कोलोन, रेक्टम। और रेक्टम फिर एनल कैनाल और NS द्वारा बाहर। यानी पूरी एलिमेंट्री कैनाल रिवाइज करो, माउथ,
फिर ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, स्टमक, फिर डिओडिनम, फिर जिजेनम, फिर इलियम, फिर सीकम, कोलोन, रेक्टम, एनल कैनाल और एनस। ये डन। ये है साहब। आइए दिस वन इंटेस्टाइन कहाँ हो भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में लेंथ मोर, डायमीटर लेस, लेंथ लेस, डायमीटर मोर, डिओडिनम, जेजेनम, इलियम और सीकम, कोलोन, रेक्टम। यही पढ़ा है मैंने, एक एक करके लेना है इसको। स्टार्ट। सबका ध्यान फटाफट। डिओडिनम सी शेप होती है, ओके साहब, और डिओडिनम में बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस आएगा स्टूडेंट, जो फूड में मिक्स किया जाएगा। डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट है। स्टमक डिओडिनम में ही ओपन होता है। क्लियर? डिओडिनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है स्टूडेंट। हाँ, वाइडेस्ट पार्ट स्टमक है। अब आएगा जिजेनम, और जेजेनम लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन है, और उसके बाद होता है इलियम, हाईली कॉइल्ड पोर्शन। लॉन्गेस्ट पार्ट इलियम है, वाइडेस्ट पार्ट स्टमक है, मैक्सिमम डाइजेशन डिओडिनम है। हाँ जी, क्लियर? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जिजेनम है। सारे स्पेशल पॉइंट कॉपी में लिखो, लिखते चलना है साथ साथ। दोबारा मेरे साथ बोलो। स्टमक की सेल्स इंपॉर्टेंट थी गैस्ट्रिक जूस की, वो लिख ली होगी टेबल, वो ले लो। इंटेस्टाइन वाला कोई फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं है। और करो अभी द स्टार्ट। वाइडेस्ट पार्ट स्टमक, लॉन्गेस्ट पार्ट इलियम, मैक्सिमम डाइजेशन डिओडिनम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जिजेनम। हाँ जी, और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जोरदार। सीकम, सीकम स्टूडेंट ध्यान से देखना है दार। सीकम इलियम के बाद आता है। अगर मान लीजिए इलियम ऐसे हाईली कॉइल्ड पोर्शन है, ये इलियम, इलियम, तो इलियम कुछ इस तरीके से ऐसे करके एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। ये लीजिए इलियम, दिस वन, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर का नाम रखा जाता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, सीकम। दिस इज कॉल्ड सीकम। यह सीकम है या, और इस सीकम में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, और ये सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करते हैं। सीकम इज फॉर सेलुलोज डाइजेशन, और उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही दे सकते हैं, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। अगर सेलुलोज का डाइजेशन करना है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ रखने पड़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल में एक जगह बनाइए जिसका नाम सीकम है, और इस सीकम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है। ये लीजिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बढ़िया रिवीजन करो मेरे साथ। ये लो, दिस इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर गिना जाता है, बट ह्यूमन में ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एराइज होता है सीकम से। तो विच इज होस्ट फॉर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नीट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, और आंसर गया सीकम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एराइज फ्रॉम सीकम। सीकम हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन। एक बात मैं आपको और बताऊं, इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा ना? बिल्कुल होगा। उस लार्ज इंटेस्टाइन में इलियम जब ओपन होगा तो उनके बीच में एक यहाँ एक वॉल्व मिलेगा, दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व ये नाम है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल्व। अब आप मेरी बात को सुनना, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, स्टमक और डिओडिनम के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर, और इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में इलियोसिकल स्फिंक्टर। क्लियर? क्लियर, गुड। अब अगला आ जाओ जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये रहा सीकम वाला पॉइंट। क्लियर? Cecum is a small blind sac which hosts for symbiotic marker. It is for cellulose digestion. Finger-like projection arise called vermiform appendix. It is vestigial organ. Cecum open into colon. अगला टॉपिक कॉलोन। कॉलोन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है, या और कॉलोन को भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट जी।
कॉलोन का ये पोर्शन जो सीकम से निकला, एक मिनट, दिस वन, ये देखिए, ये जो निकला, दिस इज द असेंडिंग कॉलोन, दिस इज द ट्रांसवर्स कॉलोन, दिस इज द डिसेंडिंग कॉलोन, ये ऐसे कर गए, एंड नेक्स्ट इज द सिग्मोइड कॉलोन। ये आज के बाद कॉलोन के 4 पार्ट, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन। गॉट इट? हाँ जी, डन। देखो, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलोन, कॉलोन के 4 पार्ट। कॉलोन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट है। एक बात मैं आपको बताऊं, कॉलोन के अंदर 3 मस्कुलर बैंड्स होते हैं, एनसीईआरटी ने नहीं दिया, हम सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है। और उन मस्कुलर बैंड्स को टीनी कोलाई बोला जाता है, और उनकी वजह से कॉलोन की वॉल में स्मॉल पाउचेस बन जाते हैं, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जोरदार है, और इन्हें बोलते हैं हॉस्ट्रा। तो एक का नाम होता है टीनी कोलाई और एक होते हैं स्मॉल पाउचेस, हॉस्ट्रा। या तो टीनी और हॉस्ट्रा कॉलोन का कैरेक्टर है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो टीनी एंड हॉस्ट्रा कॉलोन का कैरेक्टर, जो वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, इंपॉर्टेंट, याद। और कॉलोन खुलेगा रेक्टम में, और रेक्टम इज फॉर स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटा। रेक्टम में मिनिमम पेरिस्टाल्सिस होता है। जी हां, मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस, मैक्सिमम मूवमेंट स्टमक, और मिनिमम पेरिस्टाल्सिस रेक्टम। रेक्टम में मूवमेंट एक्सक्रीटा आगे सरकता है, तो उसके बाउल मूवमेंट की वजह से बाउल मूवमेंट अकर इन रेक्टम। ये है बाउल मूवमेंट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जोरदार। बाउल मूवमेंट रेक्टम में, रेक्टम एक्सक्रीटा के स्टोरेज के लिए है। क्लियर? ये तैयार। तो हमने पूरे पॉइंट्स पढ़े और हमने एनाटॉमी पूरी तैयार कर ली, माउथ से लेकर एनस तक मैंने आपकी पूरी रीडिंग करवा दी, मेरे हिसाब से क्लियर। अब अपनी कॉपी में अगर अपन शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में कुछ लिखें अभी, तो हमें लिखना चाहिए या होस्ट फॉर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, होस्ट फॉर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सीकम, वाइडेस्ट पार्ट स्टमक, लॉन्गेस्ट पार्ट इलियम, मैक्सिमम डाइजेशन जिजेनम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम डाइजेशन, सॉरी, डिओडिनम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जिजेनम, मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस स्टमक, मिनिमम पेरिस्टाल्सिस रेक्टम, बाउल मूवमेंट रेक्टम। क्लियर? याद? स्टमक के पार्ट 4, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। कोलोन के पार्ट 4, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। टीनी एंड हॉस्ट्रा कोलोन, इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। डेंटल फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123। टंग इज कनेक्टेड टू बक्कल कैविटी बाय फ्रेनुलम लिंग्वी। कहां हो साहब? रिवीजन हुआ नहीं हुआ? सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल। और ये तैयार साहब। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड में सेल्स, म्यूकस सेल, म्यूकस, ऑक्सिंटिक और पैराइटल सेल, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, जाइमोजेनोचीफ सेल, एंड दिस इज फॉर एंजाइम। गैस्ट्रिक जूस में मिलने वाला एंजाइम 3, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। मुझे ऐसा लग रहा है पूरा याद, तो मैंने जितना बोला था उतना तैयार मैंने आपको करा दिया है। यह स्टार्ट बिल्कुल बढ़िया, एनाटॉमी वाला पूरा तैयार करवा दिया मैंने आपको। अब हम नेक्स्ट लेंगे अगला टॉपिक, हिस्टोलॉजी। चलिए, अब एनाटॉमी के बाद नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी का, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल किसकी बनी हुई? मान लीजिए ये एलिमेंट्री कैनाल है, ध्यान से सुनिएगा।
तो एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसमें ये क्या हो जाएगा, ल्यूमैन। कंफर्म। सो व्हाट इज दिस, दिस इज वॉल, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूं कि एलिमेंट्री कैनाल की वॉल किस किस लेयर की बनी हुई है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और अब ध्यान से सुनो, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मेड अप ऑफ 4 लेयर, 4 लेयर से मिलकर बनती है। सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। दोबारा, सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। आओ स्टार्ट करते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डन। पहले देखो 4 लेयर, फटाफट, और सामने 4 लेयर्स आ गई आपकी, कौन सी, सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ये पहली लेयर सिरोसा। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टूडेंट, और सिरोसा में स्टूडेंट सबसे बाहर होती है कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर। जी हाँ, सिरोसा डबल लेयर होती है, उसके सबसे बाहर होती है जिसे हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, मीजोथीलियम, या और उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है उसको सपोर्ट करने के लिए। क्लियर। अब आएगी मस्कुलरिस लेयर, इसमें स्मूथ मसल्स मिलेगी। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में स्मूथ मसल्स होती हैं, हाँ, और उन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन से पेरिस्टाल्सिस वर्ड आता है, जिससे फूड नीचे की तरफ जाता है। स्मूथ मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल, बट ये मसल 2 पार्ट में अरेंज होती है। पहले बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है और फिर अंदर की तरफ सर्कुलर मसल होती है। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में 2 तरह की मसल्स होती है, या और वह फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल। पहला स्टार हमारा क्लियर, बट अरेंज्ड इन आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर इज अ सर्कुलर। यानी सबसे पहले आएगी सिरोसा, फिर आएगी लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, फिर आएगी सर्कुलर मसल लेयर, और उसके बाद अगला पार्ट आएगा सब म्यूकोसा। मेरे साथ हिस्टोलॉजी बोलकर याद करनी है आपको। अब अगला पार्ट आएगा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ पोर्शन है। जी हाँ, सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। अब इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना। सब म्यूकोसा, दिस वन, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इसी सब म्यूकोसा लेयर में ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगे, या ये लीजिए ब्लड वेसल, नर्व और लिम्फ वेसल्स मौजूद होंगी। एनसीईआरटी की लाइन है, नीट में आया हुआ, विच लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंटेन ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फ वेसल। आंसर जाएगा सब म्यूकोसा। क्लियर। सब म्यूकोसा के बाद अगला पोर्शन आता है म्यूकोसा लेयर। यह सबसे अंदर की होती है, जो ल्यूमेन को लाइन करने का काम करती है। सच बात बताऊं तो ये म्यूकोसा लेयर भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 लेयर में, या और इसमें सबसे अंदर की लेयर एपिथेलियम होती है। म्यूकोसा भी खुद 3 लेयर की बनती है, अगर मैं इसको और ज़्यादा थोड़ा सा अच्छी तरह लूँ तो, या और उसमें से लेयर होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्मूथ मसल्स की, या मस्कुलरिस म्यूकोसा, म्यूकोसा। अगला सेकंड नंबर की अगर मैं बीच की लेयर की बात करूं तो लैमिना प्रोप्रिया, ये लीजिए। और अगर थर्ड नंबर की लेयर की मैं बात करूं तो एपिथेलियम, एपिथेलियम जो लाइन करने का काम करती है एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन को। तो एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन को एपिथेलियम लाइन करने का काम करती है, ये लीजिए। तो अगर आप दोबारा से मेरे साथ रिवाइज करो तो हिस्टोलॉजी में अभी याद करा दूं आपको। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में आप एंटर करो बाहर से अंदर, सबसे पहले सिरोसा, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, और फिर सर्कुलर मसल लेयर, फिर सब म्यूकोसा, और उसके बाद म्यूकोसा। बट अगर म्यूकोसा को भी डिवाइड करना है तो आओ करते हैं। म्यूकोसा में मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोप्रिया, फिर एपिथेलियम, और अब आप ल्यूमेन में आ जाओगे। जी हाँ, एक बार रिवीजन करो मेरे साथ। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मेड अप ऑफ 4 लेयर, सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। थोड़ा डेप्थ के साथ बाहर से अंदर आओ। सिरोसा, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोप्रिया,
एपिथेलियम एंड ल्यूमेन, डन। हिस्टोलॉजी डन। मस्कुलरिस लेयर स्मूथ मसल्स की बनी, ब्लड वेसल, नर्व, लिम्फ वेसल सब म्यूकोसा में। आओ एनसीईआरटी डायग्राम का रिवीजन करते हैं साथ में। सबसे पहले जी सर, सबसे पहला पार्ट सिरोसा, यस सर। अगला, आउटर इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड इनर इज द सर्कुलर मसल, सो दिस इज कॉल्ड मस्कुलरिस लेयर, यस सर। उसके बाद सब म्यूकोसा, यस सर। उसके बाद म्यूकोसा और ये ल्यूमेन आ गई, डन। दिस इज द एपिथेलियम, ये म्यूकोसा। तो आपको पूरी एलिमेंट्री कैनाल का जो डायग्राम सेक्शन का दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैंने रिवाइज करवा दिया। मुझे विश्वास आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा एक सीक्वेंस में। बट मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, ये तो बेसिक था, बट कुछ जगह कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे हर पार्ट में। जैसे मैं आपको बताऊं, स्टमक, स्टमक वो जगह है जहां मसल लेयर 2 के बजाय 3 होती है। एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल लेयर ऑल्सो फाउंड इन स्टमक। रिवीजन करना है, यानी स्टमक में सिरोसा, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर सर्कुलर मसल, अब ऑब्लिक मसल, डन। इसी तरीके से एक और करेक्शन देता हूं आपको, एक और मॉडिफिकेशन। डिओडिनम, डिओडिनम का ये जो सब म्यूकोसा वाला पोर्शन है, ये वाला, यहां पर स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स मौजूद होती है डिओडिनम में, एंड दीज आर कॉल्ड द ब्रूनर्स ग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ब्रूनर्स ग्लैंड होती है जो डिओडिनम के सब म्यूकोसा में मौजूद होती है, और ये एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है। ब्रूनर्स ग्लैंड के सीक्रेशन में एंजाइम नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, तो दोबारा बोलने दो मुझे। ब्रूनर्स ग्लैंड फाउंड इन द सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम, ऑब्लिक मसल लेयर फाउंड इन द स्टमक। यस, मॉडिफिकेशन पढ़ा रहा हूं साथ साथ, आइए देखिए। ऑल 4 layers show modification in different part of the alimentary canal. चलिए साहब, like in stomach, extra oblique muscle layer also present, done. In submucosa of duodenum, multicellular Brunner's gland present, done. और वो सीक्रेट करती है अल्कलाइन फ्लूइड, और उसके सीक्रेशन में कोई एंजाइम नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अब आओ एक और बात, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सबसे अंदर की लेयर है एपिथेलियम, सुनना आप, वो एपिथेलियम लेयर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स बनाती है। ल्यूमैन के अंदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स बनाएगी। ट्रांसवर्स फोल्ड को हम लोग फॉल्ड्स ऑफ कैरकैरिंग या वेल्वुलर कॉन्वेंट्स कहते हैं। एनसीईआरटी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमने सुन लिया। और लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड एनसीईआरटी ने भी दी है, एंड दीज आर कॉल्ड द विलाई। दोबारा, स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली जेजेनम, इसमें एपिथेलियम फॉर्म ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, डन। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स आर कॉल्ड विलाई। अब ध्यान से सुनना, विलाई क्या होता है? विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। मेरी बात को ढंग से सुन लो आप, मेरी उंगली, एक उंगली आपको विलाई की तरह लगनी चाहिए। लीजिए स्टार्ट। विलाई की सेल्स पर जबरदस्त माइक्रो विलाई की ब्रश बॉर्डर मौजूद होती है। इधर आइए आइए रिवीजन करते हैं। ये देखिए, आपके सामने मैं डायग्राम लाया हूं एनसीईआरटी वाला ही, और आपको देखने को मिलेगा दिस इज द विलाई। गॉट इट? ये विलाई है, इसको आप नाम देंगे विलाई। ये लीजिए विलाई, ये विलाई की सेल्स और उसके ऊपर जबरदस्त ब्रश बॉर्डर मौजूद होती है माइक्रोविलाई की। ये दिस इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। और अब आप मेरी बात को गंभीरता से लेना। विलाई, माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने का रीजन है विलाई और माइक्रोविलाई। आज विलाई माइक्रोविलाई नहीं होते तो एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता। अब सुनो अगली बात, हर विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। विलाई के सेंटर में एक लार्ज लिम्फ कैपिलरी होती है, ये लीजिए दिस वन, और इस लिम्फ कैपिलरी पर कुछ इस तरीके से जबरदस्त ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क लिपटा हुआ होता है। ये लीजिए, ये दिख रहा है आपको। सो दिस लिम्फ कैपिलरी इज कॉल्ड लैक्टियल्स। इसका नाम लैक्टियल्स होता है।
केवल इंटेस्टाइन की लिम्फ कैपिलरी को लैक्टियल्स कहा जाता है। इसको भी मैं आपको एब्जॉर्प्शन में आगे समझा दूंगा वाई, क्यों कहा जाता है। बट अभी तो आप सुनो, एक विलाई के सेंटर में सिंगल लिम्फ कैपिलरी एंड अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी मौजूद होता है। रिवीजन करेंगे। विलाई फिंगर लाइक लॉन्गिट्यूडनल प्रोजेक्शन या एपिथेलियम फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स कॉल्ड विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा विलाई जेजेनम में देखने को मिलते हैं, इसलिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजेनम में कर दो आप। आज समझ में आ गई ये बात। विलाई की सेल्स पर माइक्रोविलाई की ब्रश बॉर्डर मौजूद होती है। विलाई के अंदर एक लार्ज लिम्फ कैपिलरी और ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क मौजूद होता है। हर दो विलाई के बीच में एपिथेलियम इन्वेजिनेट हो जाती है। यह हो गई, आपने किस तरीके से देखा ये। एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द क्रेफ्ट्स ऑफ लीबरकुहन। इसका नाम रखा जाता है मेरे बेटा जी, स्टार्ट, क्रेफ्ट्स ऑफ लीबरकुहन। ये दोबारा बोलूंगा, हर दो विलाई के बीच में एपिथेलियम इन्वेजिनेट और वो बनाती है क्रेफ्ट्स ऑफ लीबरकुहन। और ये क्रेफ्ट्स ऑफ लीबरकुहन सीक्रेट करता है एक जूस, एक डाइजेस्टिव जूस, एंड दिस इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, इंटेस्टाइनल जूस ऑल्सो कॉल्ड द सक्का सेंट्रिकस। या आज आप मेरे साथ कुछ रिवीजन करो यार। पहला, आपकी एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन होगा। इसको करने के लिए 5 डाइजेस्टिव जूस आएंगे। पहले का नाम सलाइवा, जो बक्कल कैविटी में आएगा, इसको सलाइवरी ग्लैंड डालेगी। दूसरे का नाम गैस्ट्रिक जूस, जो स्टमक में आएगा, इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड डालेगी। तीसरे का नाम बाइल जूस, जो डियोडिनम में आएगा, इसको लीवर डालेगा। फोर्थ का नाम पैनक्रेटिक जूस, जो पैनक्रियास से आएगा, जो डियोडिनम में आएगा। और लास्ट फिफ्थ वाला इंटेस्टाइनल जूस, जो जेजेनम में आएगा और इसे क्रेफ्ट्स ऑफ लीबरकुहन सीक्रेट करने का काम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज बिटवीन टू विलाई एपिथेलियम इन्वेजिनेट एंड फॉर्म क्रेफ्ट्स ऑफ लीबरकुहन, और वो क्रेफ्ट्स ऑफ लीबरकुहन सीक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस, सक्का सेंट्रिकस। तो हमारे पास एक अल्टीमेट टॉपिक तैयार, हिस्टोलॉजी में एक्स्ट्रा पॉइंट। अगर कोई आपसे पूछे एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल लेयर, स्टमक, ब्रूनर्स ग्लैंड, डियोडिनम सबम्यूकोसा, मैक्सिमम विलाई, जेजेनम, टीनी और होस्ट्रा, कॉलॉन, हिस्टोलॉजी में लेयर 4, सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, ब्लड वेसल, नर्व लिम्ब वेसल, सबम्यूकोसा में। क्लियर? खाओ भाई, ये तैयार। इधर आओ। Villi is a finger-like projection. Its cells are called the enterocytes. The cells lining the villi produce microscopic projection called microvilli. Villi and microvilli increase the absorption surface area. Each villi has a single lymph capillary and a network of blood capillary. Done. Sure? अगला आओ। म्यूकोसा यानी एपिथेलियम फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक एंड फॉर्म इंटेस्टाइन में क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन। क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस कॉल्ड सक्का सेंट्रिकस। क्लियर? क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन लाइंड बाय यूनिसेलुलर ग्लैंड्स कॉल्ड पेनेट सेल, और यह एंजाइम सीक्रेट करने का काम करती है जूस में। एक बात और आपको मैं बता दूं नॉलेज के लिए, एनसीईआरटी में नहीं है पर हमें याद होना चाहिए, ये 12th की एनसीईआरटी में ह्यूमन एल्टन डिजीज में है। इलियम वाले पोर्शन में जो है वहां पर एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में सब म्यूकोसा लेयर में पेयर्स पेचेस नाम की स्ट्रक्चर होती है, और ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। पेयर्स पेचेस, इन्हें इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स कहा जाता है, जो लिम्फोसाइट सीक्रेट करते हैं। तो आज के बाद पेयर्स पेचेस स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में, म्यूकोसा लेयर में मिलेंगे, और ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो हमारे पास पूरा टॉपिक तैयार। ये लीजिए, इन इलियम पेयर्स पेचेस, ये लीजिए इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स प्रेजेंट। तो अब मैं आपसे अगर बोलूं,
अगर आज तो आप अपनी कॉपी में ऐसे लिखें ऑब्लिक मसल लेयर, तो आंसर इज इक्वल टू लिखो इधर, हियर इज द वर्ड, हियर इज द फाउंड इन। अगला ब्रूनर्स ग्लैंड, अगला वर्ड रिवीजन करो मेरे साथ, मैक्सिमम विलाई, अगला वर्ड टिनी एंड ऑस्ट्रा, अगला वर्ड पेयर स्पीचेस। ये तैयार। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, ऑब्लिक मसल लेयर स्टमक में आंसर जाएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड डिओडिनम में आंसर जाएगा। हाँ जी, आओ स्टार्ट। ऑब्लिक मसल लेयर स्टमक आंसर कर दूंगा मैं, या ब्रूनर्स ग्लैंड डिओडिनम सब म्यूकोसा आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट मैक्सिमम विलाई जेजेनम में कर दूंगा। टिनी एंड होस्ट्रा कॉलोन आंसर जाएगा वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। पेयर स्पीचेस इलियम आंसर जाएगा। ये आपके सामने आज एक पूरा मस्त टॉपिक तैयार, हिस्टोलॉजी, एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी, एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक आपके सामने कवर किया, और उसमें सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, और किसमें एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन आपके सामने ये रहा, दो विलाय के बीच में क्रिप्स ऑफ लीवर कोन, और क्रिप्स ऑफ लीवर कोन सीक्रेट या इंटेस्टाइनल जूस, सक्का सेंट्रिकस। क्लियर? तो हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। आइए एनसीईआरटी का सीक्वेंस नंबर 3 लेते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और अब डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हेल्प करेंगी, उसमें सलाइवरी ग्लैंड है, पढ़ा दी मैंने आपको, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ा दी मैंने आपको, लीवर पढ़ाता हूं आपको। लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से फेमस है लीवर, आपकी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है स्टूडेंट। अगर बात करें इसका वेट 1.2 टू 1.5 केजी के आसपास होता है। ओरिजिन एंडोडर्म होती है लीवर की, तो लीवर का ओरिजिन एंडोडर्म है। लीवर स्टमक के जस्ट अपोजिट साइड यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में राइट पोर्शन पे रखा हुआ है। हमारा लीवर ट्रायंगुलर शेप होता है और दो लोब्स में डिवाइड होता है, एक राइट लोब है, एक लेफ्ट लोब है। लीवर का राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। लीवर में बाइल जूस बनने का काम होता है, बहुत सारे काम करता है लीवर, पर उसमें एक काम है बाइल जूस को सिंथेसाइज करना। लीवर के राइट लोब के नीचे एक हरे रंग की गॉल ब्लैडर नाम का मस्कुलर सैक रखा हुआ होता है, गॉल ब्लैडर। जी हाँ, लीवर के नीचे होता है राइट लोब के, और गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस को स्टोर करता है और उसको कंसंट्रेट करने का काम करता है। बाइल जूस को बनाएगा लीवर, बट उसको स्टोर और गाढ़ा करेगा गॉल ब्लैडर। इंपॉर्टेंट। आइए लीवर के बारे में जानकारी लेते हैं। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1.2 टू 1.5 केजी वेट है। हमारी एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे रखा हुआ है। लीवर ट्रायंगुलर शेप है, बाई लोब्ड राइट लोब इज लार्जर। ये देखिए आप, ये लीवर का डायग्राम आपके सामने, आपको देख के साफ लग गया होगा कि राइट लोब इज लार्जर देन लेफ्ट लोब। ये देखिए, क्लियर? ये गॉल ब्लैडर राइट लोब के पीछे की तरफ, ये देखिए। अब मैं आपको बताऊं, गॉल ब्लैडर इज अ मस्कुलर सैक प्रेजेंट बिलो राइट लोब। बाइल जूस इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन गॉल ब्लैडर। मेरा क्वेश्चन डन। एग्री? इधर आओ, आगे बढ़ूंगा आपके साथ। और अब लीवर में और बात, लीवर का ईच लोब, ध्यान से सुनना, ईच लोब ऑफ लीवर, राइट लोब हो चाहे लेफ्ट लोब हो, मेड अप ऑफ मैनी हेपेटिक लोब्यूल्स। जी हाँ, ईच लोब मेड अप ऑफ मैनी हेपेटिक लोब्यूल्स। ये लीवर का मेन पार्ट है, हेपेटिक लोब्यूल्स। जी हाँ, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट लीवर की हेपेटिक लोब्यूल्स ही है स्टूडेंट। हेपेटिक लोब्यूल होती है, और हर हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट होती है जिसे गिल्सन्स कैप्सूल कहा जाता है। तो लीवर दो लोब का बना है, और हर लोब मैनी हेपेटिक लोब्यूल का बना हुआ है। और हेपेटिक लोब्यूल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सब कुछ वही करती है। हेपेटिक लोब्यूल के बाहर गिल्सन्स कैप्सूल मौजूद होता है। डन। अब मेरी बात को फिर ढंग से सुनना, हेपेटिक लोब्यूल के अंदर हेपेटिक सेल्स मौजूद होती है, और वह हेपेटिक सेल्स बाइल जूस को बनाने का काम करती है। जी हाँ, रेडियल रो में अरेंज होती है हेपेटिक सेल्स। दोबारा सुनना, या ईच लोब्यूल हैज मैनी हेपेटिक सेल which is synthesized bile juice student. Hepatic cells arranged in a radial row called hepatic cord. ये लीजिए hepatic cord,
एक बात और आपको बताने की इच्छा है, या दो हिपैटिक कॉर्ड के बीच में गड्ढा या स्पेस होता है, उस ओपन स्पेस को हिपैटिक साइनोसाइड्स कहते हैं, और उसमें फैगोसाइटिक सेल्स मौजूद होती है, कप्फर सेल्स उसका नाम होता है। लीवर में मिलती है कप्फर सेल्स स्टूडेंट जी, जो फैगोसाइटिक नेचर की है। तो लीवर, राइट लोब, लेफ्ट लोब, और हर लोब में मैनी हिपैटिक लोब्यूल, और हिपैटिक लोब्यूल पर गिल्सन कैप्सूल, और हर लोब्यूल में मैनी हिपैटिक सेल्स, और हिपैटिक सेल्स रेडियल रो में अरेंज, और हिपैटिक सेल्स बाइल जूस को सिंथेसाइज करेगी, और हिपैटिक साइनस जो है उसमें कप्फर सेल्स मौजूद होगी। ये देखिए आप, ये आइए, बिटवीन हिपैटिक कॉर्ड ब्लड साइनस प्रेजेंट, और ब्लड साइनस के अंदर फैगोसाइटिक सेल्स, कप्फर सेल्स प्रेजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के बाद याद, बाइल जूस जो बनाएगी, ध्यान से सुनना, हिपैटिक सेल्स जो बाइल जूस बनाएगी उसको लेकर हिपैटिक डक्ट बाहर आती है। जी हाँ, राइट लोब से एक बाइल डक्ट आती है हिपैटिक डक्ट, और लेफ्ट लोब से आती है। दोनों हिपैटिक डक्ट फ्यूज होकर कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है, और फिर वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर में चला जाता है। गॉल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट के नाम से बुलाया जाता है। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं, और ये सिस्टिक डक्ट हिपैटिक डक्ट के साथ जुड़कर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, देखिएगा इधर दिस वन, यहां से सुनिएगा, ये आ रही है एक हिपैटिक डक्ट, ये आ रही है एक हिपैटिक डक्ट, श्योर, राइट लोब से, लेफ्ट लोब से लीवर के, ये लीवर मान लें, या ये राइट लोब, लेफ्ट लोब, दोनों हिपैटिक डक्ट मिली और मिलके बनाया कॉमन हिपैटिक डक्ट, श्योर। ये आ रहा गॉल ब्लैडर से, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट जिसे हमने नाम दिया, दिस वन। ये सिस्टिक डक्ट कॉमन हिपैटिक डक्ट से फ्यूज होकर बनाएगी कॉमन बाइल डक्ट, क्लियर। और ये कॉमन बाइल डक्ट बाइल जूस को लेकर जा रही है अब आपके डियोडिनम में। अब ध्यान से सुनना, आपके डियोडिनम के दोनों लिम्स के बीच में एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसका नाम होता है पैनक्रियास। डियोडिनम की दोनों लिम्स के बीच में एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम है पैनक्रियास, गॉट इट। और पैनक्रियास की खुद की डक्ट आती है, ये रही वो डक्ट, पैनक्रेटिक डक्ट, और वो पैनक्रेटिक डक्ट इस कॉमन बाइल डक्ट के साथ फ्यूज होकर बनाती है हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट। क्या शानदार चीज है, ये देखो आप, ये आ गई हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट। और ये हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट आपका बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस दोनों लेकर डियोडिनम में खुलती है। जहां ये हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट आपके डियोडिनम में खुलती है, वहां इसकी ओपनिंग पर एक स्फिंक्टर लगा होता है, एंड दिस इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ क्वेश्चन नीट का, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो कितने स्फिंक्टर हो गए यार, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ईसोफेगस और स्टमक के बीच, पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक और डियोडिनम के बीच, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट की ओपनिंग पर, इलियोसिकल वॉल्व इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच। डन। दोबारा मेरी बात को फिर सुनना, ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट किस में खुलेगी, डियोडिनम में। शुरू से सुनो, लीवर से आई कॉमन हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से आई सिस्टिक डक्ट, दोनों जुड़ी बनी कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जुड़ी ज्वाइन करा पैनक्रेटिक डक्ट, बनी हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट डियोडिनम में खुली, और उसकी ओपनिंग पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, यस ये मौजूद, ये लीजिए स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो इस तरीके से हमने इस फ्लो चार्ट को तैयार किया, जरा रिवीजन करना इसका। ये लो, the bile duct and pancreatic duct open together into duodenum as hepatopancreatic duct, which is opening, which is guarded by sphincter of Oddi. याद हुआ नहीं हुआ, मानू ना, क्लियर, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट, यहां तक का। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर डन, लीवर के बारे में रिवीजन करो। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी लीवर, लीवर दो लोब का बना, राइट लोब लेफ्ट लोब। बाइल जूस बनेगा लीवर में, स्टोर कंसंट्रेटेड होगा गॉल ब्लैडर में। डन। गॉल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट, लीवर ईच लोब बना हुआ मैनी हिपैटिक लोब्यूल्स का, हिपैटिक लोब्यूल पर गिल्सन कैप्सूल कवरिंग, हिपैटिक लोब्यूल के अंदर
मैनी हिपेटिक सेल्स, हिपेटिक लोब्यूल में कफर सेल फैगोसाइटिक, क्लियर। बाइल डक्ट और पेनक्रेटिक डक्ट मिलकर हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट, और उसकी ओपनिंग पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। पूरा मस्त याद यहां तक का, मुझे विश्वास हमारा एक टॉपिक ये और कंप्लीट हुआ। एनसीईआरटी फॉलो करेंगे बिल्कुल बढ़िया, स्टार्ट ध्यान से। तो हमने पूरा तैयार कर दिया है। एनसीईआरटी के 3 टॉपिक कवर कर दिए मैंने, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और डाइजेस्टिव ग्लैंड। 4th टॉपिक पे आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डाइजेशन ऑफ फूड, यू कैन से दैट फिजियोलॉजी, एंजाइम्स वगैरह का पोर्शन। ये याद नहीं होता है पर हम पूरा सीक्वेंस में याद करेंगे। आइए स्टार्ट। तो अब आएगा टॉपिक डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे पहले डाइजेशन बक्कल कैविटी में होगा, एग्री। बक्कल कैविटी में फूड आया। बक्कल कैविटी 2 काम करती है, पहले तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड करती है। इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल हो तो बताओ। बिल्कुल है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और इस पर जूस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो बक्कल कैविटी मैस्टिकेशन ऑफ फूड करेगी, और जब बक्कल कैविटी में सलाइवा मिक्स की जाती है उस पिसे हुए फूड के ऊपर, तो जो बोलस बनता है वो आराम से लुढ़क जाता है नीचे की तरफ। यानी बक्कल कैविटी एक और बढ़िया काम करती है, स्वेलिंग ऑफ फूड को बहुत बढ़िया कर देती है, स्टिमुलेट, फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग ऑफ फूड। तो बक्कल कैविटी 2 फंक्शन करेगी। पहला क्या फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन इज द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, और दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। ये 2 काम बक्कल कैविटी से ही होंगे। यस, अब बक्कल कैविटी में कौन सा जूस आ रहा है भैया? यस, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड से आने वाला। और सलाइवा के बारे में बात करते हैं। सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होंगे, Na+, K+, Cl-, ये तो होंगे जो होंगे, बट सलाइवा में एंजाइम के नाम पर एक जोरदार चीज, सलाइवरी एमाइलेज, जी हाँ, ऑल्सो कॉल्ड टाइलिन एंजाइम, और यह 6.8 pH पे काम करता है। एक अकेला एंजाइम जो न्यूट्रल pH पे काम कर रहा है। सलाइवा के अंदर टाइलिन एंजाइम यानी सलाइवरी एमाइलेज मिलेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइसोजाइम, और एक और एंजाइम जो सलाइवा में मिलेगा उसको लाइसोजाइम एंजाइम कहेंगे। यह एंटीबैक्टीरियल होता है, बट हम पहले सलाइवरी एमाइलेज की बात करेंगे। ध्यान से सुनना आप, टाइलिन एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज, यह स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम है। यह आपके खाने में मौजूद स्टार्च पर काम करता है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जी हाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे कि बक्कल कैविटी में 30% स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है और 70% नहीं हो पाती है। तो अबाउट 30% स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू माल्टोज बाय सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम एट ऑप्टिमम pH 6.8। आज अगर कोई मुझसे बोले कि आपकी बक्कल कैविटी की pH एसिडिक कर दे, या तो टाइलिन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। जी हाँ, टाइलिन एंजाइम धीरे काम करेगा फिर, क्योंकि वह 6.8 pH पे करता है। तो बक्कल कैविटी में आज के बाद डिसाइड करो ओनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, और वो भी स्टार्च का। एक नॉलेज और दूंगा आपको, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम केवल बॉइल्ड और कुक्ड स्टार्च पे काम करता है, रॉ स्टार्च पे नहीं। यानी मैं उबला हुआ आलू खाऊंगा तो टाइलिन एंजाइम काम करेगा, उबले हुए चावल खाऊंगा तो काम करेगा। यानी बक्कल कैविटी में ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होगा। अगर कोई आपसे बोले कि यार मैंने अपने खाने में चने खाए, अंडे खाए, तो उसका डाइजेशन बक्कल कैविटी में स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें प्रोटीन की बनी हुई है और बक्कल कैविटी केवल 30% स्टार्च को हाइड्रोलाइज करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए स्टार्ट। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा में Na+ है, K+ है, Cl- है, HCO3- है। डन। सलाइवा में मिलने वाले एंजाइम का नाम सलाइवरी एमाइलेज है, स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम है। 30% स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन द बक्कल कैविटी इनटू डाइसैकेराइड माल्टोज, ऑप्टिमम pH 6.8। शानदार। सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम मिलता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, या सलाइवा में म्यूकस होती है, और ये म्यूकस ही जो है जो फूड है, मैस्टिकेटेड फूड है, उसके साथ पार्टिकल्स को चिपका के बोलस बनाती है। यानी कि बक्कल कैविटी में फूड को बोलस बोल दिया जाता है। यू कैन से दैट मैस्टिकेटेड फूड प्लस सलाइवा इज इक्वल टू बोलस। और अब ये बोलस लुढ़का दिया जाएगा, जो ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाएगा। ईसोफेगस में जो है कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, इसलिए कोई जूस नहीं आएगा। अब अगला डाइजेशन स्टमक में होगा। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर। फर्स्ट सलाइवा पढ़ाया। आइए नेक्स्ट। देन
Bolus then convey into the pharynx and then into the esophagus. This is called deglutition. फूड का pharynx से esophagus में जाना deglutition के नाम से बुलाया जाएगा. Bolus further passes down through the esophagus by movement, muscular movement. This is called peristalsis. एलिमेंट्री कैनाल में होने वाले मस्कुलर मूवमेंट जिससे फूड को नीचे लिया जाता है उसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं. और मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस स्टमक में होता है और मिनिमम पेरिस्टाल्सिस रेक्टम में होता है. हम पढ़ चुके हैं बात. अगला या गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर अब आएगा स्टमक में. और ये जो स्फिंक्टर लगा हुआ है उसके रिलैक्सेशन से वो दरवाजा खुलेगा और फूड जाएगा स्टमक में. तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर के रिलैक्सेशन से फूड एंटर करेगा स्टमक में. फूड नहीं, बोलस. व्हाट इज द बोलस? मैस्टिकेटेड फूड प्लस सलाइवा इज द बोलस. तो आपने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कराया ओनली बक्कल कैविटी में. सिर्फ एक एंजाइम काम करता है, नाम सलाइवरी एमाइलेज, और वह एंजाइम 6.8 pH पे काम करता है. जी हाँ. और आप स्टमक में डाइजेशन. मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा. स्टार्ट. देखिएगा, या स्टमक में गैस्ट्रिक जूस काम करेगा और स्टमक में गैस्ट्रिक जूस फूड में बहुत अच्छी तरह मिक्स किया जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड चर्निंग मूवमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट. याद करते जाओ मेरे साथ. मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस स्टमक में, चर्निंग मूवमेंट स्टमक में. जी हाँ, मिक्स किया जाएगा फूड के अंदर. चर्निंग मूवमेंट स्टमक में. एक बात और ये आ गया. और अच्छी तरह जब गैस्ट्रिक जूस फूड में मिला देंगे तो उस एसिडिक फूड को आप काइम कहेंगे जो स्टमक से निकलकर डिओडिनम में जाएगा. यानी स्टमक में एंटर करा था बोलस ने और स्टमक से बाहर निकलेगा काइम. डन? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? बिल्कुल बढ़िया. यह अब आपके सामने एक और बात कहना चाहूंगा इस काइम के बारे में. गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस में वाटर होगा, HCl होगा, म्यूकस होगा और CIF होगा. और एंजाइम होंगे जो मैंने अभी भी पढ़ाए थे. 3 एंजाइम, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज. 3 एंजाइम आपको मिलेंगे गैस्ट्रिक जूस में. कहाँ हो? बिल्कुल तैयार? अब आओ, अब ये काम करेंगे ध्यान से. स्टार्ट. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन में आपको और कहना चाहूंगा. स्टमक में मौजूद म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट जो है वो स्टमक की इनर लेयर पर होंगे और उसको वो HCl से स्टमक को बचाएंगे. HCl पूरे स्टमक को जला सकता है, खत्म कर सकता है, लेकिन स्टमक को HCl से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, डैमेज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्टमक में अंदर म्यूकस की लेयर है, बाइकार्बोनेट है. तो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट हेल्प इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड HCl. HCl से बचाने का काम करते हैं. अब आइए आप अब गैस्ट्रिक जूस आएगा सेकंड नंबर का. और इस जूस में मिलने वाला एंजाइम पेप्सिन, मेन एंजाइम पेप्सिन. अब आप बोलेंगे सर ये क्या एंजाइम है सर? पेप्सिन. आइए स्टार्ट करते हैं. सुनो, प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स जो होते हैं उनको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है. दोबारा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स को प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के नाम से बुलाया जाता है. और ये प्रोटीन को डिवाइड करते हैं. ये एंजाइम 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं. एक होता है एंडोपेप्टिडेज, एक होता है एक्सोपेप्टिडेज. एंडोपेप्टिडेज प्रोटीन पे काम करते हैं और उसको पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज 2 में डिवाइड कर देते हैं. दोबारा बोलने दो. एंडोपेप्टिडेज प्रोटीन पर काम करते हैं और उसको पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज में डिवाइड करते हैं. और एक्सोपेप्टिडेज वो फिर पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज पे काम करते हैं और फिर उनको अमीनो एसिड और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं. यानी आज एक बात सुनो, प्रोटीन को अमीनो एसिड बनाने के लिए फाइनल प्रोडक्ट अमीनो एसिड है. प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट अमीनो एसिड है और उसके लिए आपको एंजाइम डालने पड़ेंगे और वो 2 पार्ट में जाएंगे. पहले एंडोपेप्टिडेज जाएगा, फिर एक्सोपेप्टिडेज जाएगा. पेप्सिन एक एंडोपेप्टिडेज है जो प्रोटीन पे काम करता है और उसको पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज में तोड़ देता है. जी हाँ, बट वो एसिडिक मीडियम में काम करता है. पेप्सिन वो एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में काम करता है. पेप्सिन को एक्टिवेट करता है HCl और ये एसिडिक मीडियम में काम करेगा, प्रोटीन पे करेगा और उसको पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज में डिवाइड कर देगा. शानदार. ये देखिए आप, पेप्सिन ये एक एंडोपेप्टिडेज है जो एसिडिक मीडियम में काम करेगा.
जो HCl से एक्टिवेटेड होगा, जो पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स में तोड़ देगा। ये देखिए रिएक्शन आप, क्लियर? यानी स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होगा, करने वाले एंजाइम का नाम पेप्सिन। सेकेंड एंजाइम आ गया, पहला था सलाइवरी एमाइलेज जो बक्कल कैविटी में काम कर रहा था, जो 30% स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर रहा था, लेकिन पेप्सिन प्रोटीन पे काम करेगा, एसिडिक मीडियम में करेगा और पेप्टॉन से प्रोटियोसिस में उसको हाइड्रोलाइज कर देगा। ये स्टार्ट। अगला आइए, एंजाइम नंबर सेकंड, गैस्ट्रिक जूस में आपने बोला रेनिन, ये भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, लेकिन रेनिन सिर्फ और सिर्फ, रेनिन को एक्टिवेट भी HCl करता है, रेनिन सिर्फ मिल्क प्रोटीन पे काम करता है। मिल्क, रेनिन केवल मिल्क प्रोटीन के कोगुलेशन के लिए होता है, इसको HCl ही एक्टिवेट करता है। ध्यान से सुनना, मिल्क में एक प्रोटीन मिलता है, ध्यान से सुनना, उसका नाम केसीन होता है। क्या नाम है? केसीन। इस केसीन प्रोटीन को कोगुलेट करने का काम रेनिन करता है। रेनिन उसको कोगुलेट कर देता है और फिर उस पर पेप्सिन काम करता है और उसको पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में डिवाइड कर देता है। यानी आज एक बात सुनना मेरी बात, रेनिन इज फॉर मिल्क प्रोटीन कोगुलेशन, रेनिन इज फॉर मिल्क प्रोटीन कोगुलेशन। ये लीजिए इनिशियल स्टार्ट, यानी इनिशियल स्टेप ऑफ मिल्क प्रोटीन डाइजेशन इज रेनिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिल्क प्रोटीन का पूरी तरह डाइजेशन तो पेप्सिन करेगा फाइनल स्टेज, बट रेनिन उसकी इनिशियल स्टेप है, वो उसका कोगुलेशन करेगा। ये देखिए यहां, और रेनिन के साथ एक और बात, ये केवल मैमल्स में और मैमल्स के भी केवल इन्फेंट्स में है, बच्चे में। आज अभी मेरे में रेनिन नहीं है, एडल्ट स्टेज में एब्सेंट है। जी हां, तो रेनिन इज फॉर मिल्क प्रोटीन या कोगुलेशन, इनिशियल स्टेप मिल्क प्रोटीन डाइजेशन इज रेनिन। तैयार मानूं क्या यहां तक का? तो देखो केसीन आया, उस पर रेनिन गया, उसने उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदला और उस पर फिर पेप्सिन गया जिसने उसको पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो यानी रेनिन अभी अगर मैं मेरे में बात करूं तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरे में अभी तक दो एंजाइम पड़े, सलाइवरी एमाइलेज और पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन पे, सलाइवरी एमाइलेज 30% स्टार्च पे। सलाइवरी एमाइलेज 6.8 pH पे, पेप्सिन pH 1 to 2 पे। सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड माल्टोज में और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में। आपने ये भी पढ़ा था कि गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एक स्मॉल अमाउंट में एंजाइम और होता है गैस्ट्रिक जूस में, जो यस स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आल्सो सीक्रेट बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, लेकिन मेनली स्टमक इज द मेन साइट फॉर प्रोटीन डाइजेशन, और बक्कल कैविटी में ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन। दो डाइजेशन पढ़ा है मैंने आपको, पहले सलाइवा बक्कल कैविटी में, फिर दोबारा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, और अब स्टमक से निकल के जो बाहर आया उसका नाम रखा मैंने काइम, और वो काइम जाएगा कहाँ? डिओडिनम में। तो माउथ में गया फूड, सलाइवा मिक्स हुई तो बना बोलस, बोलस गया स्टमक में, गैस्ट्रिक जूस मिक्स हुआ तो बना एसिडिक, बना काइम, काइम गया डिओडिनम में। अब डिओडिनम में डाइजेशन, और डिओडिनम में आएंगे दो जूस, वन इज अ बाइल जूस, वन इज अ पैनक्रेटिक जूस। क्लियर? यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते बाइल जूस में देखते हैं। आओ, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आएगा, पैनक्रेटिक जूस आएगा, इंटेस्टाइनल जूस आएगा, ये तीनों आएंगे। इनमें से बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस डिओडिनम में आएंगे और इंटेस्टाइनल जूस जिजेनम में आएगा। या पैनक्रेटिक जूस एंड बाइल जूस रिलीज्ड थ्रू हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट इनटू डिओडिनम, ये लो डिओडिनम में आएंगे ये। अब आओ साहब, क्लियर? आओ बाइल जूस के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना एक एक लाइन बाइल जूस के बारे में। थर्ड नंबर का डाइजेस्टिव जूस है, सलाइवा पढ़ा दिया, गैस्ट्रिक जूस पढ़ा दिया अपने बेटे को। स्टार्ट। अरे याद हो रहा नहीं हो रहा है? डबल स्टार लगाते जाओ, बिल्कुल टिप्स पर। स्टार्ट, ध्यान से सुनो। अब मैंने कहा भैया मेरे स्टार्ट, पहले आएगा बाइल जूस, तो बाइल जूस को लीवर सिंथेसाइज करेगा। बाइल जूस सिंथेसाइज बाय लीवर, बाइल जूस स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर,
और बाइल जूस को डिओडिनम में डाला जाएगा, लेकर आएगी हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट। बाइल जूस के बारे में नॉलेज दूं आपको एक, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन। हाँ, बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन बिलिवर्डिन वो बाइल जूस में मिलेंगे जी। पर एक बहुत जोरदार बात आपको बताना चाहूं, आप रेडी हो मेरे साथ सुनने के? बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन बिलिवर्डिन होंगे, साथ में एक इंपॉर्टेंट लाइन, बाइल जूस में कोई एंजाइम्स नहीं होते, फिर भी इतना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है, तो फिर इसकी क्या इतनी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस क्यों है? बाइल जूस फूड का मीडियम एल्केलाइन करता है, क्योंकि पैनक्रेटिक जूस के एंजाइम एल्केलाइन मीडियम में काम करते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम बाइल जूस एक और करता है, वो आपके फैट के डाइजेशन के लिए इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। आपको मैं एक बात बताता हूं, जो फैट हम लोग खाते हैं ना वो इमल्सिफाइड नहीं होती है। क्या होता है इमल्सिफिकेशन? फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को तोड़कर स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। यह इमल्सिफिकेशन के नाम से बुलाया जाएगा। आप दोबारा सुनो, या लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होना इमल्सिफिकेशन होगा, और ये काम करेगा बाइल जूस का बाइल सॉल्ट्स, क्योंकि फैट का डाइजेशन करने के लिए लाइपेज एंजाइम है और वो इमल्सिफाइड फैट पे काम करता है। यानी अगर मैं आज आपको एक बढ़िया नीट का क्वेश्चन कराऊं कि अगर किसी आदमी की बाइल डक्ट ब्लॉक हो गई या किसी का गॉल ब्लैडर हटा दे तो किसका डाइजेशन इफेक्टेड होगा? फैट। जी हाँ, फैट डाइजेशन इफेक्टेड होगा अगर आपने उसके बाइल जूस को डिस्टर्ब हुआ तो वो। जी, बाइल जूस का मेन रोल फैट डाइजेशन में है, फैट एब्जॉर्प्शन में है। बाइल जूस के काम सुनो अब आप। बाइल जूस फूड का मीडियम एल्केलाइन बनाता है, बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, बाइल जूस फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन। और ये काम बाइल जूस में मौजूद बाइल सॉल्ट्स करते हैं। बाइल जूस लीवर में बनेगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट होगा, डिओडिनम में आएगा, हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट लाएगी, एंजाइम एक भी नहीं होते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। यस, डन, अल्टीमेट याद। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन? फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटना इमल्सिफिकेशन? नो सर, लार्ज फैट ग्लोब्यूल का स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्जन इमल्सिफिकेशन। कहो भाई, समझ में नहीं आया लगता है। क्लियर मानू ना? डन। ये बहुत जोरदार। आइए, बाइल जूस सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर, रिलीज्ड इनटू डिओडिनम। बाइल जूस में मिलेगा क्या क्या? बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन, नो एंजाइम्स। या फंक्शंस ऑफ बाइल जूस: हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, break down of fat into small globules. Bile also activate lipase enzyme. Bile make food medium alkaline. Bile salts help in the absorption of fat. हाँ जी यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि याद हो रहा है बिल्कुल। क्लियर? 3 डाइजेस्टिव जूस पढ़ा दिए, ध्यान से सुन लेना। पहले का नाम सलाइवा डन, सिर्फ एक एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, स्टार्च पर काम, माल्टोज में कन्वर्ट। दूसरा गैस्ट्रिक जूस, सिर्फ एक, अभी एक एंजाइम वैसे 3 होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, पर रेनिन हमारे में नहीं आएगा अभी। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, तो स्टमक इज द मेन साइट फॉर प्रोटीन डाइजेशन। तीसरा आया बाइल जूस, नो एंजाइम, लीवर से आएगा और डिओडिनम में आएगा, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। क्लियर मानू क्या? यहां तक का तैयार? यह हमारे पास क्लियर अभी तक का। यस, तो बाइल जूस कंप्लीट। अब बारी आती है पैनक्रेटिक जूस की। पैनक्रेटिक जूस पैनक्रियास से निकलेगा। जी हाँ, और पैनक्रेटिक जूस हमारा सबसे पावरफुल जूस है और ये डिओडिनम में आएगा। और पैनक्रेटिक जूस में मिलने वाले एंजाइम्स की लिस्ट देखते हैं पहले। फर्स्ट इज द ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज,
लाइपेज, न्यूक्लियस, ये है पैनक्रेटिक जूस में मिलने वाले एंजाइम। एक बार और, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये जो एंजाइम्स है ये तीनों के तीनों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ध्यान से सुनना, ये प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करेंगे या ये प्रोटीन के लिए आए। तो स्टार्ट, सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन की बात करूंगा। ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है एक स्पेशल एंजाइम, नाम होता है एंटेरोकाइनेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लीजिए। और ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है ना मेरे बेटा जी, ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम या इंटेस्टाइन से निकल कर आता है और ये ट्रिप्सिन नोजन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में बदलता है एल्केलाइन मीडियम में। या और एक बार अगर ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया तो इन दोनों को फिर वो एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन। या किसी भी एंजाइम के इनएक्टिव फॉर्म के लिए उसके पीछे या तो ओजन लगा होता है या आगे प्रो लगा होता है। अगर आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हो तो हटा दो ओजन और हटा दो प्रो, जैसे ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, पेप्सिनोजन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रो रैनिन, रैनिन। ठीक है, तो पैनक्रेटिक जूस में 3 प्रोटीन का डाइजेस्टिव करने वाले एंजाइम आएंगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इनमें से ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करेगा एंटेरोकाइनेज एंजाइम और एक बार ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया तो बाकी दोनों को वो करेगा। एक और बात, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जी हाँ ध्यान से सुनना, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों के दोनों एंडोपेप्टिडेज हैं जो कि प्रोटीन पर काम करेंगे और उसको पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में डिवाइड कर देंगे। या जबकि अगर कार्बोक्सीपेप्टिडेज की बात करें तो वो एक एक्सोपेप्टिडेज है, ये लो, और वो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज पर काम करेगा, प्रोटीन पर नहीं, और फिर बनाएगा डाइपेप्टाइड और अमाइन एसिड। ये पॉइंट। तो अगर मैं आज आपको रिएक्शन की बात कराऊं तो मेरी बात को ढंग से सुनना। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करेंगे, एल्केलाइन मीडियम में काम करेंगे और उसको पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में तोड़ देंगे। जी हाँ, और फिर कार्बोक्सीपेप्टिडेज उस पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज पे काम करेगा और उसको डाइपेप्टाइड और अमीनो एसिड में तोड़ देगा, डाइपेप्टाइड बन गया। यानी एक बात बताऊं, हम जितना भी प्रोटीन खाया वो सारा प्रोटीन डाइपेप्टाइड में बदल दिया 4 एंजाइम ने मिलकर। पहले आया पेप्सिन, फिर आया ट्रिप्सिन, फिर आया काइमोट्रिप्सिन, फिर आया कार्बोक्सीपेप्टिडेज और सारा प्रोटीन डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। इसमें से पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंडोपेप्टिडेज हैं जो प्रोटीन पे काम करेंगे और पेप्टोन्स प्रोटियोजेज लाके देंगे। लेकिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज वो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज पे काम करेगा और उसे डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करके देगा। शानदार वाला याद, मुझे विश्वास बढ़िया समझ में आया आपको। आगे बढ़ना चाहूंगा आपके साथ, समझ में आ रही है मेरी बातें? याद ध्यान से सुनना, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है, ट्रिप्सिन एल्केलाइन मीडियम में काम करता है, पेप्सिन स्टमक में आता है, ट्रिप्सिन डियोडिनम में आता है, पेनक्रियास से डाला जाएगा। तो रिएक्शन अगर देखनी है तो स्टार्ट। ट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय द एंटेरोकाइनेज एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ट्रिप्सिन फिर काइमोट्रिप्सिन पे काम करेगा। ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन में बदलता है और काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन में बदलता है। प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को भी ट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बदलता है और फिर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंडोपेप्टिडेज है या, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक एक्सोपेप्टिडेज है एल्केलाइन मीडियम में। ये लीजिए, यानी अगली रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो देखो, प्रोटीन उस पर काम करेगा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, पीएच एल्केलाइन, रिजल्ट आएगा पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज, उस पर फिर काम करेगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, रिजल्ट आएगा डाइपेप्टाइड। तो जितना प्रोटीन आपने खाया उसका रिजल्ट आ गया डाइपेप्टाइड। ये लीजिए, और डाइपेप्टाइड में बदलने में लग गए 4 एंजाइम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। डन, एग्री? हाँ, फूड अब हो गया है एल्केलाइन, पैनक्रेटिक जूस काम कर रहा है फूड पर। आज कोई बोले मुझसे पेप्सिन एक्टिवेटेड बाय HCl, ट्रिप्सिन बाय एंटेरोकाइनेज एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन बाय ट्रिप्सिन। जी हाँ,
प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन। अब आओ पैनक्रेटिक जूस के अगले एंजाइम पे जिसका नाम है स्टूडेंट या एमाइलेज, और ये पैनक्रेटिक एमाइलेज है। ये 7.8 pH यानी अल्कलाइन मीडियम पे स्टार्च पे काम करेगा। 70% स्टार्च बची हुई थी, 30% को सलाइवरी एमाइलेज ने कर दिया माल्टोज में, पर 70% स्टार्च को अब करेगा पैनक्रेटिक एमाइलेज। जी हाँ, और अब बन गया सारा स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट दो एंजाइम की मदद से हो गया, यानी कि स्टार्च का फाइनल रिजल्ट माल्टोज आ गया है या, और इसके लिए दो एंजाइम लग गए। एक था सलाइवरी एमाइलेज, जी इसने 30% को करा, और एक था एमाइलेज पैनक्रेटिक, इसने 70% स्टार्च को करा। डन, ये रिएक्शन भी कन्वर्ट। अगला लाइपेज एंजाइम, ये फैट पे काम करेगा, इमल्सिफाइड फैट पे, और उसको कर देगा डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट या मोनो डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा लाइपेज एंजाइम के द्वारा फैट को। तो देखो पैनक्रेटिक जूस ने प्रोटीन का डाइजेशन भी करा, कार्बोहाइड्रेट का भी करा, फैट का भी करा। अब आओ अगले पे, न्यूक्लिक एसिड। हमारे फूड में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए मौजूद होंगे, उनका डाइजेशन करने के लिए न्यूक्लियस एंजाइम आएगा, डीएनएज आरएनएज एंजाइम। डबल स्टार, डीएनएज आरएनएज एंजाइम सिर्फ पैनक्रेटिक जूस में मिलता है, और ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये रहा न्यूक्लियोटाइड। समझ में नहीं आया याद, ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देंगे इसको, और फिर इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम काम करेगा, और वो इसको न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये लीजिए डन, ये एंजाइम भी मिलेगा इसमें, यानी फाइनल रिजल्ट ये है। तो डीएनएज आरएनएज एंजाइम फाउंड इन पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस ने हर सब्सटेंस का डाइजेशन कर दिया। अभी तक एग्जाम रिवाइज कराओ, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, और पैनक्रेटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। रिजल्ट बोलो। रिजल्ट आया प्रोटीन सारा डाइपेप्टाइड में, स्टार्च माल्टोज में, इसके अलावा मोनो डाइग्लिसराइड, मोनो प्लस डाइग्लिसराइड यह आ गया क्लियर, और इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लियोसाइड्स ये भी मिले। अब फाइनल प्रोडक्ट लाने के लिए लास्ट डाइजेस्टिव जूस बचा है, नाम सक्का सेंट्रिकस है, इंटेस्टाइनल जूस उसका नाम है, उसे क्रिप्स ऑफ लिवर कून सीक्रेट करने का काम करेंगे। आइए वो जूस क्या कहता है, आपका सपोर्ट चाहिए, उसमें क्या क्या एंजाइम होंगे, इन सब पर काम करने के लिए चाहिए। तो उसमें मिलने वाला एंजाइम आपके सामने, सक्का सेंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूस, ये भी अल्कलाइन होगा, इसे क्रिप्स ऑफ लिवर कून सीक्रेट करेगा। इसमें मिलेंगे डाइपेप्टाइडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज ये एंजाइम, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज ये एंजाइम मौजूद होंगे। दोबारा बोलने की इच्छा आपसे, दोबारा सुनना, या डाइपेप्टाइडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज ये सब एंजाइम मौजूद होंगे इसमें। सक्का सेंट्रिकस डाइपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड पे काम करेगा और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब प्रोटीन को अमीनो एसिड में 5 एंजाइम की मदद से किया गया। पहले आया पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज, पूरा प्रोटीन बदल गया अमीनो एसिड में। माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम काम करेगा और उसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा। डन। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज पे काम करेगा और उसे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देगा। मिल्क शुगर लैक्टोज, उस पर लैक्टेज एंजाइम, सुक्रोज पर सुक्रेज एंजाइम काम करेगा, उसे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदल देगा। यानी फाइनल बात है कि प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड आ गया और कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज प्लस गैलेक्टोज आ गया। ये लो डन। और अब अगर मैं फैट की बात करूं तो उस पर मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड पे काम करेगा लाइपेज और रिजल्ट आएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, यह फैट का। उसके बाद हमने न्यूक्लिक एसिड देखा था, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइडेज आएगा और वो न्यूक्लियोसाइड में बदलेगा और न्यूक्लियोसाइडेज फिर इस पे काम करके उसको पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस में कन्वर्ट कर देगा। यानी फाइनल रिजल्ट क्या आया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल
हाँ जी, यही है, ये सब एंड प्रोडक्ट आएंगे या। और इस तरीके से पैनक्रेटिक जूस और इसकी एक्टिविटी के बाद जो एल्केलाइन फूड बनेगा उसे काइल के नाम से बुलाया जाएगा। यानी पहले फूड आया बक्कल कैविटी में, फिर वो बना बोलस में सलाइवा मिक्स के बाद, फिर वो बना काइम में गैस्ट्रिक जूस के मिक्स के बाद, और अब पैनक्रेटिक जूस के मिक्स के बाद वो बना काइल में। ये है फूड का, यह है साहब। और इस तरीके से पूरा डाइजेशन कंप्लीट हुआ, जिसका एंड प्रोडक्ट आया ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। ये रिजल्ट आ गया, डाइजेशन कंप्लीट। डाइजेशन फिजियोलॉजी 5 जूस की मदद से हुई, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, पैनक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। अगर बाइल डक्ट ब्लॉक तो फैट डाइजेशन इफेक्टेड, बिकॉज बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। अगर पैनक्रेटिक जूस ब्लॉक, पैनक्रेटिक डक्ट ब्लॉक, तो तीनों फूड का डाइजेशन इफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें सभी के एंजाइम है। कोई भी एंजाइम का नाम ले दो, आज आप बता सकते हो वो कहां मिलेगा, किससे सीक्रेट हुआ। मैंने कहा ट्रिप्सिन, आपने कहा पैनक्रेटिक जूस में मिलेगा, एल्केलाइन मीडियम में काम करेगा, एक्टिवेट एंटेरोकाइनेज एंजाइम करेगा, डिओडिनम में आके काम करता है, प्रोटीन पे काम करेगा, पेप्टोन्स ऑफ प्रोटियोजेज में बदल देगा। एग्री? मैंने कहा पेप्सिन, आपने कहा प्रोटीन पे काम करेगा, पेप्टोन्स ऑफ प्रोटियोजेज में बदल देगा, स्टमक में काम करेगा, डन। और एसिडिक मीडियम में, और एक्टिवेट करेगा HCl। मैंने कहा डीएनएज आरएनएज एंजाइम पैनक्रेटिक जूस में मिलते हैं। तो इस तरीके से फिजियोलॉजी इसकी कंप्लीट, हमने एनाटॉमी पढ़ी, हिस्टोलॉजी पढ़ी, डाइजेस्टिव ग्लैंड, फिजियोलॉजी, डन। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर इसके, और वह है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन टॉपिक, फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। देखिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मेरी बात को थोड़ा ढंग से सुनना। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होगा, जो एंड प्रोडक्ट आए थे मैंने अभी आपको लिखे थे, उनको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड और लिम्फ में पहुंचाना, यह एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन कितने तरीके से होगा। पहला, सिंपल डिफ्यूजन से, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, स्मॉल अमाउंट में, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी ना लगे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी लगे, एनर्जी लगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, सम अमीनो एसिड, Cl-, इन सब का सिंपल डिफ्यूजन से होता है। जी हाँ, सम ग्लूकोज, सम अमीनो एसिड, Cl-, इन सब का आप हमेशा सिंपल डिफ्यूजन मेथड से करोगे। फैटी एसिड का भी एक होता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि आपको कैरियर की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन आप एब्जॉर्प्शन करवाओगे, और वो है सम ग्लूकोज, सम एमिनो एसिड और फ्रैक्टोज का। याद रख लो, सम ग्लूकोज, सम एमिनो एसिड के अलावा फ्रैक्टोज का एब्जॉर्प्शन आप फैसिलिटेट करते हो, मतलब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। और फिर फाइनल आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी की मदद से अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, मैक्सिमम अमीनो एसिड, Na+, इन सब का आज के बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। देखो, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें मोस्टली ग्लूकोज, मोस्टली अमीनो एसिड, Na+, K+, Ca+2 का ये तैयार। तो आज मैंने आपको पढ़ा है ट्रांसपोर्ट के 3 तरीके इसमें, या एब्जॉर्प्शन 3 तरीके से होगा। सम ग्लूकोज, सम अमीनो एसिड और Cl- सिंपल डिफ्यूजन से, सम ग्लूकोज, सम अमीनो एसिड और फ्रैक्टोज फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट से, मोस्टली ग्लूकोज, मोस्टली अमीनो एसिड, Na+, K+, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो आज ग्लूकोज और अमीनो एसिड का तीनों मोड से हो रहा है, पर मेनली पूछे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। अब एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में किसका एब्जॉर्प्शन होगा वो भी देख ले जरा। स्टार्ट, या मोस्ट रैपिडली एब्जॉर्ब सब्सटेंस गैलेक्टोज होता है। स्टार्ट, अब सुनो, सबसे पहले बक्कल कैविटी में आते हैं। बक्कल कैविटी में सम ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, जनरली न्यूट्रिएंट्स का नहीं, सम ड्रग्स का। लोअर साइड ऑफ टंग से आप किस ड्रग्स का, सम ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करवा सकते हो, जनरली नहीं। ईसोफेगस में नो एब्जॉर्प्शन। अब स्टमक में आते हैं। स्टमक में वाटर का होता है, सिंपल शुगर लाइक ग्लूकॉन डी। हम सीधे ग्लूकोज लेना, अगर ग्लूकॉन डी पिया तो वो स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर का होगा, मिनरल्स का होगा, ग्लूकॉन डी का यानी कि सिंपल शुगर का होगा, एल्कोहल का होगा। जी हाँ, एल्कोहल पूरी तरह स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, ध्यान से सुनना।
तो बक्कल कैविटी में सम ड्रग्स, ईसोफेगस में नो, अब स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर, ड्रग्स, सम सॉल्ट्स और अल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर? डिओडिनम में आयरन का होता है। वैसे मैं आपको बताऊं, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है। मेजर पार्ट प्रिंसिपल ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें भी जेजेनम है। सारा न्यूट्रिएंट्स आपको जेजेनम में एब्जॉर्ब मिल जाएगा, फैटी एसिड को छोड़कर। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल आपको इलियम में एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। जी हाँ, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा हो जाता है। डिओडिनम में आयरन का यस एब्जॉर्प्शन होगा। जेजेनम इज द मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। ऑल न्यूट्रिएंट्स, मैक्सिमम वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब। ध्यान रखना, मैक्सिमम वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन में, न्यूट्रिएंट सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, ये इलियम में बाइल सॉल्ट्स का होगा, यानी फैट के साथ। जी हाँ, विटामिन B12 और फैट का होगा। इलियम में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल प्लस विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए और फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल सॉल्ट चाहिए, और ये दोनों का एब्जॉर्प्शन इलियम में होगा। रिवीजन करो मेरे साथ। लार्ज इंटेस्टाइन में आपको कुछ वाटर मिलेगा, टिनी और हॉस्ट्रा की वजह से एब्जॉर्ब, साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स और ड्रग्स। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, सम ड्रग्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा। रिवीजन करो मेरे साथ। बक्कल कैविटी में कुछ ड्रग्स, ईसोफेगस नो, स्टमक वाटर, अल्कोहल, सिंपल शुगर, मिनरल्स, ड्रग्स। स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर एब्जॉर्प्शन, जिजेनम में सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब, इलियम में फैटी एसिड्स और विटामिन B12, और लार्ज इंटेस्टाइन में ड्रग्स, वाटर, मिनरल्स। अल्टीमेट तैयार यहां तक का। मुझे विश्वास बढ़िया समझ में आया किसकी जगह किसका। एक चीज आपको और पढ़ाता हूं बहुत अच्छी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट का। फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए कैसे मेथड बनता है, थोड़ा सा आप देखना इधर, मैं आपको बताना चाहूंगा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को छोड़कर सारे न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो ग्लूकोज हो, वाटर हो, Na+ हो, सब जितने भी है, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज, सब ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन से ब्लड में जाते हैं कूदकर। लेकिन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल नहीं, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो दे आर नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू द ब्लड। इनके एब्जॉर्प्शन में फैट का लिम्फ का रोल आएगा। ध्यान से सुनना। तो फिर क्या होता है, कैसे होगा इनका एब्जॉर्प्शन? जैसे ये बाहर है, ध्यान से सुनना, ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है, तो बाइल सॉल्ट्स आएगा और वह इनके साथ मिलकर ऐसे बॉल बनाएगा, एंड दीज बॉल्स आर कॉल्ड मिसाइल्स। याद से सुनना, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इनकॉर्पोरेट विद द बाइल सॉल्ट्स, दे नॉट एंटर इनटू द ब्लड। ये एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में ही रखे हुए हैं, और ये इनके साथ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के साथ बाइल सॉल्ट्स मिलेगा, और तब ये बनाएंगे मिसाइल्स। जी हाँ, और ये मिसाइल अब एलिमेंट्री कैनाल की विलाई के अंदर जाएगी। जी हाँ, मिसाइल्स मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और वहां सेल में जाकर ये मिसाइल रिकंस्ट्रक्टेड होगी, और रिकंस्ट्रक्टेड होकर छोटे छोटे बबल्स जैसे फैट ग्लोब्यूल्स बनाएगी, और जिन पर प्रोटीन की कोटिंग हो जाएगी। तो इनसाइड द सेल मिसाइल्स रिफॉर्म्ड एंड फॉर्म स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स डबल स्टार। ये तो विलाई की सेल में काइलोमाइक्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज अ काइलोमाइक्रॉन? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स विथ प्रोटीन कॉट। शानदार। और अब ये काइलोमाइक्रॉन जो होंगे ये लिम्फ वेसल्स में ट्रांसफर होंगे। जी हाँ, ये काइलोमाइक्रॉन लिम्फ वेसल में जाएंगे, ट्रांसफर होंगे। ये लीजिए, यहां से काइलोमाइक्रॉन चले गए लिम्फ वेसल में, दिस वन, यानी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, या यूं बोलो फैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय लिम्फ कैपिलरी इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन। जी हां, फैट का एब्जॉर्प्शन अनोखा है, जो याद करना है, शुरू से सुनो। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इनकॉर्पोरेट विद बाइल सॉल्ट्स, फॉर्म मिसाइल, मिसाइल एंटर इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। मिसाइल से अब बनेगा
protein coated fat globules, chylomicron. Chylomicrons diffuse into the lymph capillary. Chylomicrons आ जाने से lymph capillary milkish appearance called lacteals. So fat absorbed by lacteals in the form of chylomicron. नीट का शानदार स्टार याद आपको आज। पहले मिसाइल बनी की chylomicron मिसाइल, तो पहले बाइल सॉल्ट्स प्लस फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिसाइल, फिर मिसाइल सेल में गई अंदर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, फिर उसने बनाया काइलोमाइक्रोन और फिर काइलोमाइक्रोन गया लिम्फ कैपिलरी में, दिस वन, और फाइनली लिम्फ वेसल ब्लड में मिला दी जाएगी लिम्फ को, और इस तरीके से ये आ गया। तो फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ वो बताया मैंने आपको, जो इसके अंदर तैयार। मुझे तो लग रहा है यार याद हो गया आपको पूरा एक एक करके, हाँ या ना? डन। एब्जॉर्प्शन टॉपिक पढ़ाया। कोई मुझसे पूछे स्टमक में किस किस का एब्जॉर्प्शन? वाटर, मिनरल्स, सिंपल शुगर, हाँ वाटर, मिनरल, सिंपल शुगर, अल्कोहल, ड्रग्स। अगला कोई मुझसे पूछे साहब प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन, जेजेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं। डन। कोई मुझसे पूछे ऑल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब, जेजेनम। कोई मुझसे पूछे हीलियम में किसका? फैट एंड विटामिन B12। कोई मुझसे पूछे फैट का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में? काइलोमाइक्रोन, जो प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स है, और लैक्टियल्स द्वारा। जी कहाँ हो? मेरे को तो मस्त लग रहा है यार, याद हुआ रिवा। क्या? तो मैंने आपको एब्जॉर्प्शन भी पढ़ा दिया, फिजियोलॉजी भी पढ़ा दी। एब्जॉर्प्शन फिजियोलॉजी दोनों डन। अब आएंगे डिसऑर्डर। इस चैप्टर में दिए गए डिसऑर्डर्स कौन कौन से, ध्यान से देखना। स्टार्ट, शुरू करते हैं डिसऑर्डर। ध्यान से देखना, इंटेस्टाइन में कौन कौन से डिसऑर्डर है इन्फेक्शंस की वजह से। पहला डिसऑर्डर जॉइंडिस, और जॉइंडिस वो बीमारी है जिसमें लीवर इफेक्टेड होता है, और जॉइंडिस के अंदर आईज और नेल्स जो है येलो कलर के हो जाते हैं, स्किन, आईज, नेल्स, या क्योंकि जॉइंडिस में बाइल पिगमेंट्स का डिपोजिशन होता है बॉडी के अंदर। जॉइंडिस में बाइल पिगमेंट्स का डिपोजिशन होता है बॉडी के अंदर, इसलिए ऐसा होगा। तो पहला डिसऑर्डर जॉइंडिस, इसमें लीवर इफेक्टेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है डिसऑर्डर, और इसमें बॉडी में पीलापन यानी येलोइश अपीयरेंस आएगी स्किन और आइज में, और उसका कारण है बाइल पिगमेंट्स का डिपॉजिट होना। डिसऑर्डर नंबर सेकंड की बात करते हैं। यस, वॉमिटिंग। ये देखिए साहब एक जोरदार। और वॉमिटिंग क्या होता है ध्यान से सुनना, स्टमक में जो फूड है या स्टमक का जो कंटेंट है उसे माउथ के थ्रू निकालना, इसे वॉमिटिंग कहते हैं। यह एक रिफ्लक्स एक्शन है। वॉमिटिंग का एक सेंटर होता है जो मेडुला में रखा हुआ है। हमें उल्टी आती है तो वो उल्टी में स्टमक का कंटेंट बाहर निकलता माउथ से, और उसके लिए मेडुला में मौजूद वॉमिटिंग सेंटर वो देगा इंपल्स। या वॉमिटिंग में इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, या यह रिफ्लक्स एक्शन है जिसे कंट्रोल करेगा वॉमिटिंग सेंटर। या यस, ये ध्यान रखना आप। तो वॉमिटिंग के बारे में स्टार्ट। अब आता है, मैं आपको एक बात बताऊं, रेक्टम में क्या होता है? बाउल मूवमेंट होता है, बिल्कुल होता है, ध्यान से सुनना। रेक्टम में बाउल मूवमेंट। अब देखो बाउल मूवमेंट दो वैरायटी के हो सकते हैं, या ये अगर बाउल मूवमेंट इरेगुलर हो जाए या बाउल मूवमेंट एबनॉर्मल फ्रिक्वेंटली हो जाए। अगर बाउल मूवमेंट एबनॉर्मल फ्रिक्वेंटली हो गया, यस, तो फूड रेक्टम में रुकेगा ही नहीं और कोलोनोरेक्टम से लिक्विड डिस्चार्ज की फॉर्म में निकलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायरिया। तो डायरिया मतलब होता है एक तरीके का लूज मोशन। या अब डायरिया में क्या है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, इसलिए लिक्विड डिस्चार्ज होगा, या जो है स्टूल या एक्सक्रीटा आएगा वो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा और एब्जॉर्प्शन पुअर होगा। ये हुआ। लेकिन अगर बाउल मूवमेंट इरेगुलर है, यानी हो रहा है फिर नहीं हुआ, हो रहा है नहीं हुआ, तो फिर फूड वहीं एक्यूमुलेट रहेगा रेक्टम और कॉलोन के निचले वाले पार्ट में, एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। यानी व्हेन बाउल मूवमेंट इरेगुलर देन कॉन्स्टिपेशन, व्हेन बाउल मूवमेंट एबनॉर्मल फ्रीक्वेंटली देन क्या भाई? डायरिया। यस, ऐसे करके तैयार। तो बाउल मूवमेंट, या जब बाउल मूवमेंट इरेगुलर देन excreta return in the colon and rectum, this is called constipation। तो बाउल मूवमेंट से दो बीमारियां, एक बार रिवीजन करो डिजीज मेरे साथ यार, मजा आना चाहिए, स्टार्ट करो। जॉइंडिस, इसे हम लोग
डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी, लीवर इसमें इफेक्ट होगा, बाइल पिगमेंट्स का डिपोजिशन होगा। वॉमिटिंग, इसमें स्टमक के कंटेंट को माउथ से निकालेंगे। बाउल मूवमेंट इरेगुलर, कॉन्स्टिपेशन। बाउल मूवमेंट एबनॉर्मल फ्रिक्वेंटली, डायरिया। कहाँ भाई अच्छा, ये तैयार। आइए एक और डिजीज लेते हैं, ध्यान से सुनना। इनडाइजेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड देन इट इज कॉल्ड इनडाइजेशन। हमने जो खाना खाया है वो अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो इसे इनडाइजेशन बोलेंगे। अब इनडाइजेशन दो वैरायटी में जाता है, या तो टेम्परेरी हुआ है और एक है परमानेंट। मीन्स मैं दिन में खाना खाऊं वो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो, यह हुआ टेम्परेरी। पर एक होता है कि रोज ही मेरा फूड डाइजेस्ट ना हो। अब टेम्परेरी के रीजन कुछ भी हो सकते हैं, स्पाइसी फूड हो सकता है, मिर्च मसाला वाला खाना खाया हमने, टेम्परेरी का रीजन। एंजाइटी हो सकती है, दिमाग में कोई टेंशन या एंजाइटी है तो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। दो, पेट भरा भरा यानी फीलिंग ऑफ फुलनेस, इसे कहते हैं इंडाइजेशन। मेरा पेट भरा हुआ है यार, दिन का खाना भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो कहते हैं इंडाइजेशन। स्पाइसी फूड, एंजाइटी, ये इसके रीजन है। ध्यान से सुनना आप, या एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड। ये पर अगर मेरे में एंजाइम ही प्रॉपर नहीं आएंगे तो वो परमानेंट वाले में चला जाएगा, इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन। यानी इनडाइजेशन के कितने रीजन है? एंजाइम सीक्रेशन पुअर हो, स्पाइसी फूड हो, एंजाइटी हो, ओवर ईटिंग हो, और लास्ट में फूड पॉइजनिंग हो। यह है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडाइजेशन? फीलिंग ऑफ फुलनेस इज कॉल्ड इंडाइजेशन। फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड इज कॉल्ड इंडाइजेशन। तो एनसीईआरटी में दी गई डिसऑर्डर पढ़े, फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, या यूं बोलो एंजाइटी एंड स्पाइसी फूड, इंडाइजेशन। बाउल मूवमेंट इरेगुलर, कॉन्स्टिपेशन। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंटली बाउल मूवमेंट, डायरिया। इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, वॉमिटिंग। डन। जब बहुत अल्टीमेट तैयार। डिसऑर्डर टॉपिक भी आपके सामने मैंने ले दिया है, बिल्कुल बढ़िया। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा है। एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एब्जॉर्प्शन और डिसऑर्डर, यह मैंने पूरा तैयार। एक एनसीईआरटी में चीज दी हुई है, थोड़ा इसको समझिएगा आप। दो डिजीज है, पीएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल आने के चांस है इनके फल। ध्यान से सुने, पीएम ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं। जी हाँ, पीएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये खाने की कमी से होने वाली बीमारियां। जी हाँ, इनमें और इस पीएम में दो बीमारियों को इंक्लूड करते हैं, दो डिजीज। वन इज द क्वाशिरकोर एंड वन इज द मैरासमस। ये दो बीमारियां होती है पीएम, और ये दोनों बीमारियां बच्चों में हो रही हैं। यह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। क्वाशिरकोर एंड मैरासमस इनके नाम है। आप सुन तो रहे ना मेरी बात? यस, स्टार्ट। पीएम इफेक्ट्स इन्फेक्ट्स इन चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मैरासमस एंड क्वाशिरकोर। अब सुनो, ये डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज है प्रोटीन और फूड की डेफिशिएंसी से। मैं आपको क्वाशिरकोर और मैरासमस में डिफरेंस बताता हूं और याद कराता हूं। सुनो, क्वाशिरकोर ये बीमारी खाने में प्रोटीन की कमी से होती है। जी हाँ, इस बच्चे को प्रोटीन कम मिल रहा खाने में। 1 साल से ऊपर के बच्चे में ये बीमारी देखने को मिलती है। इसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी रहेगी और प्रोटीन के कम होने से इसके वेसल से ब्लड फिल्टर होकर बाहर स्किन के नीचे एक्यूमुलेट होगा, इसलिए इसमें हमेशा इडीमा रहेगा इंटेंसिव, पूरी बॉडी पे सूजन, फूला फूला शरीर। ये क्वाशिरकोर। जी हाँ, क्वाशिरकोर ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी से होगा। अब बात करते हैं मैरासमस। मैरासमस के बच्चे को प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी कमी है। जी हाँ, ये टोटल एनर्जी लॉस वाला बच्चा है। इसको ना खाना ही नहीं मिल रहा प्रॉपर, कैलोरी भी नहीं मिली, प्रोटीन भी नहीं मिली। मैरासमस 1 साल से छोटे बच्चे में, कम के बच्चे में होगा। मैरासमस के बच्चे में कोई सूजन नहीं मिलेगी पूरी बॉडी पे, उसके स्किन के नीचे के फैट तक पूरी खत्म हो जाएगी, पूरी स्किन चिपकी हुई रहेगी बॉडी पे, रिब्स प्रोमिनेंट होंगी उसकी। मैरासमस के बच्चे की स्किन बिल्कुल रिंकल्स वाली होगी, रफ ड्राई रिंकल्स वाली, जैसे एजिंग फैक्टर से आती है बुढ़ापे में, वैसी स्किन हो जाएगी इस बच्चे की। तो क्वाशिरकोर, मैरासमस। क्वाशिरकोर 1 साल से ज्यादा के बच्चे में, मैरासमस 1 साल से कम के बच्चे में। क्वाशिरकोर प्रोटीन डेफिशिएंसी से होगा, मैरासमस प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी से होगा। क्वाशिरकोर में
इडीमा सूजन मिलेगी, जो मैरेसमस में नहीं मिलेगी। पक्का? आओ देखो जरा तक। अरे वाह, डिफरेंस करके मैंने आपके सामने लाया हूं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, मैरेसमस एंड कैलोरी, और इधर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ओनली प्रोटीन, मैरेसमस 1 साल से कम उम्र के बच्चे में, और क्वाशिरकोर 1 साल से ऊपर के बच्चे में। श्योर? या मैरेसमस में स्किन बिकम ड्राई थिन रिंकल्ड, ग्रोथ ना फिजिकल ना मेंटल। श्योर? बॉडी वेट डिक्लाइन, क्वाशिरकोर के अंदर भी पैर पतले हो जाना, बॉडी की ग्रोथ कम होना, पर सबसे बड़ी बात एक्सटेंसिव इडीमा। स्किन के नीचे थोड़ी बहुत फैट होती है पर मैरेसमस में नहीं होती है। तो यह है क्वाशिरकोर, यह है मैरेसमस, और इससे रिलेटेड कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। मुझे लग रहा है ये भी डिसऑर्डर कंप्लीट। मैरेसमस, क्वाशिरकोर, कुछ भी पूछ लो, हमारे को तैयार है। प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी, मैरेसमस। ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी, क्वाशिरकोर। क्लियर रहेगा मैंने जो आपको बोला? ठीक है, तो डिसऑर्डर्स कंप्लीट, और इसी के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का 1 शॉट कंप्लीट, जिसमें पूरी एनसीईआरटी को मैंने आपके सामने कवर कर दिया है। ठीक है, ये तैयार हो गया एक टॉपिक बढ़िया। डिसऑर्डर्स भी हो गए, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, सब कुछ कंप्लीट। आशा करता हूं आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम का 1 शॉट समझ में आया होगा। यस, इसको देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।